A very good afternoon to every one of you. Welcome to your first class for paper number 2 corporate and other laws. ये इंटर की आपकी पहली क्लास. सर वॉइस लो है. वॉइस लो आ रही है भाई आप लोगों तक? मेरे हिसाब से तो मेरी तरफ से पूरी है. नहीं सर, मेरी तरफ से ठीक है. चलिए, मतलब हमारी तरफ से कोई इशू नहीं है. वॉइस का जिसका बेटा वॉच आवाज कम आ रही है, एक बार अपना स्पीकर या अपना ईयरफोन वगैरह चेक कीजिए. एब्सोल्युटली फाइन. चलिए शुरू करते हैं सर. वेलकम टू योर फर्स्ट क्लास फॉर पेपर नंबर 2 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज सीए इंटर. तो चलिए, फाउंडेशन के आई थिंक थकान वगैरह हो गई है खत्म आप सब लोगों की, और हम शुरू करने जा रहे हैं अपना सीए इंटर की जर्नी के साथ. सुबह से तो वैसे आप लोग क्लासेस ले ही रहे हैं, तो धीरे धीरे आदत पड़ती चली जाएगी 2:30 बजे तक क्लास लेने की. जनरली बच्चों को लॉ की क्लास थोड़ी सी मुश्किल लगती है स्टार्टिंग में, क्योंकि आप लोगों को आदत नहीं होती है इतना लंबा बैठने के लिए, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी. फिलहाल मैं अपनी क्लासेस स्टार्टिंग के दिनों में थोड़ी सी छोटी रखूंगा, कोशिश करेंगे 1 घंटे में, सवा घंटे में क्लास को निपटा दें. धीरे धीरे जैसे आपको आदत बढ़ती चली जाएगी, वी विल मेक श्योर ये 1.5 घंटा, कई बार 1 घंटा 40 मिनट तक भी जाएगी, उससे ऊपर नहीं जाएगी. तो जनरली क्लास की जो लेंथ है हमारी यही रहेगी. आइए शुरू करते हैं. जिन स्टूडेंट्स का बेटा मैं नया पहली बार देख रहे हैं मुझे, आई एम सी एस साहिल ग्रोवर, योर फैकल्टी फॉर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस. अगर मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूं तो आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम ए LLB, आई एम एन एडवोकेट फ्रॉम फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड आई हैव डन माय बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स. तो सीए फाउंडेशन में और इंटर में, अगर मैं सिर्फ सीए की बात करूं तो मैं लॉ सब्जेक्ट लेता हूं. इंटर के अंदर आप लोगों के साथ जो सेकंड ग्रुप में EIS और SM सब्जेक्ट है, वो भी मैं ही कवर करता हूं. तो काफी स्टूडेंट्स तो आई थिंक फाउंडेशन वाले ही होंगे, तो जो नए स्टूडेंट्स थे उनके लिए हो गया ये इंट्रोडक्शन. तो शुरू करने जा रहे हैं हम पेपर नंबर 2 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस. थोड़ा सा इंट्रो लेंगे आज सब्जेक्ट के बारे में कि सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या रहता है एग्जाम का, अमेंडमेंट्स के बारे में जनरली स्टूडेंट्स को काफी डाउट रहता है इंटर लेवल पे ज्यादातर, क्योंकि फाउंडेशन में इतना फोकस नहीं होता हमारे अमेंडमेंट्स पे, इंटर में फोकस बढ़ जाता है. तो अमेंडमेंट्स कैसे कहां तक की आती हैं, कैसे कवर करनी है, वो वाली बात करेंगे. बुक्स हमारी तरफ से क्या क्या मिलेंगे आपको, आपने क्लासेस को कैसे फॉलो करना है, क्लास नोट्स वगैरह किस तरह से बनाएंगे, वो बात करेंगे. तो बेसिक इंट्रो आज पहले लेंगे सब्जेक्ट के बारे में, जितने भी डाउट्स होंगे सब्जेक्ट के बारे में पहले वो क्लियर कर लेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट विद अ लिटिल पार्ट ऑफ सिलेबस. थोड़ा सा सिलेबस को डिस्कस करेंगे. आइए शुरू करते हैं. अगर आप पेपर नंबर 2 की बात करें कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, तो पहले बेटा स्टार्टिंग में एक बात बोल दूं, इसके लिए एक अलग से रजिस्टर लगा लीजिएगा. विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ क्लास नोटिंग. क्लास नोटिंग हम काफी करेंगे. जिन लोगों ने फाउंडेशन किया उन्होंने तो देखा ही होगा, पूरा रजिस्टर हम भर देते थे लिख के. तो यहाँ भी हम काफी कोशिश करेंगे कि जितनी चीजें हैं मैं आज ज्यादा से ज्यादा आपको नोटिंग कराऊं, कुछ चार्ट फॉर्म में, कुछ सिंपल भाषा में, ताकि पेपर वाला दिन वो काम आए. तो कोशिश कीजिएगा एक अलग से रजिस्टर अच्छी खासी, जिसको कह लीजिए थिकनेस वाला रजिस्टर रखिएगा, तो काफी सारा इसके अंदर हमारा नोटिंग वगैरह होगा. तो पेपर नंबर 2 की अगर हम बात करें कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, तो उसके अंदर सबसे पहले बेटा पेपर नंबर 2 जस्ट लाइक ऑल अदर पेपर हमारा 100 मार्क्स का एग्जाम होगा. नाम है हमारा कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, तो दो पार्ट्स में ये डिवाइडेड है. फर्स्ट इज कॉर्पोरेट लॉस जो कि 60 मार्क्स कैरी करता है, एंड द अदर वन इज अदर लॉस जो 40 मार्क्स की वेटेज रखता है. सो कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. कॉर्पोरेट लॉ 60 मार्क्स की वेटेज रखता है, अदर लॉज हमारा 40 मार्क्स की वेटेज रखता है. अगर हम बात करें कॉर्पोरेट लॉ की, तो कॉर्पोरेट लॉ का जब हम बोलते हैं कॉर्पोरेट लॉ में बेसिकली हमने पढ़ना क्या है, वी नीड टू स्टडी कंपनीज एक्ट 2013. अब कंपनीज एक्ट 2013 तो सर हम फाउंडेशन में भी पढ़ के आए थे. कंपनीज एक्ट 2013 तो हमने वहां भी पढ़ा था. अगर बेटा मैं कंपनीज एक्ट 2013 की बात करूं, तो टोटल जैसे हम फाउंडेशन में इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया लेके आए थे, टोटल इसके अंदर हमारे पास 470 सेक्शंस हैं. The Companies Act 2013 consists of total 470 sections, जिनको अगर आपको पता हो तो हमें 29 चैप्टर्स में इसको डिवाइड किया हुआ है, और ऑब्वियसली इसके साथ 7 शेड्यूल्स भी पीछे लगे हुए हैं. एक शेड्यूल का जिक्र हमने फाउंडेशन में किया था, अगर आपको याद हो तो शेड्यूल 1 हमने वहां जिक्र किया था, जहां हमने फॉर्म्स ऑफ मेमोरेंडम और आर्टिकल पढ़े थे. वो टेबल ABCDEFG वाली बातें वो फर्स्ट शेड्यूल में थी. बाकी शेड्यूल थोड़े बहुत अभी इंटर के अंदर भी कवर होंगे. तो टोटल हमारे पास 470 सेक्शंस हैं, 29 चैप्टर्स में डिवाइडेड हैं, 7 शेड्यूल साथ में जुड़े हुए हैं. अब पहले तो हम बात करते हैं कि हमने इसके अपने फाउंडेशन लेवल पे हमने इसका कितना सेक्शन किए थे. आप लोगों को अगर याद हो तो हमने कितने सेक्शन इसके फाउंडेशन लेवल पे कवर कर लिए थे, देखें जरा सेक्शन नंबर तक याद है कि नहीं. कितने सेक्शन हमने इसके फाउंडेशन में कवर किए थे सर? पहले 10 सेक्शन हमारे सिलेबस में कवर थे फाउंडेशन लेवल पे. बिल्कुल सही, पहले 10 सेक्शन हम कवर करते थे. लास्ट हमारा जो वहां पे होता था वो सेक्शन नंबर 10 पे हम रुक जाते थे. अगर आप बात करें सीए इंटरमीडिएट की, तो सीए इंटरमीडिएट में भी आपका जो कॉर्पोरेट लॉ है ये पूरा का पूरा कवर नहीं किया जाता. दैट्स वाई इसकी वेटेज केवल 60 मार्क्स रखी गई है. यानी कि सर यहां भी हमें पूरा कंपनी लॉ नहीं पढ़ाएंगे, नहीं यहां भी नहीं पढ़ाएंगे. यहां जो आपके सिलेबस में उन्होंने रखा है दैट इज सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 148.
तो मैंने टोटल 148 जो सेक्शन है स्टार्टिंग के वो हमने कवर करने हैं, सेक्शन 1 से लेके 148, और ये कंपनी एक्ट के बैठते हैं पहले 10 चैप्टर्स। तो 29 में से केवल 10 चैप्टर्स जो हैं वो हमारे सिलेबस में डाले गए हैं। फर्स्ट 10 चैप्टर्स सेक्शंस 1 से लेकर 148 तक दे फॉर्म पार्ट ऑफ आवर कॉर्पोरेट लॉ फॉर सीए इंटरमीडिएट। पेपर नंबर 2 में हमारा इतना कवर किया जाता है। टोटल ये 10 चैप्टर्स बनते हैं हमारे पास। इसके आगे का जो सेक्शन 149 ऑनवर्ड्स है वो फाइनल में पढ़ाया जाता है। तो बड़े अजीब, बड़े ये कह लीजिए अजीब ढंग से पढ़ाते हैं आपको कंपनी लॉ, कि थोड़ा सा फाउंडेशन में पढ़ा देते हैं, थोड़ा सा इंटर में पढ़ाते हैं और बाकी बचा हुआ फाइनल में पढ़ाते हैं। हाँ, यहाँ एक बात आपको समझ आ रही होगी कि सर जो चैप्टर सेक्शन 1 से 10 है वो रिपीट होंगे, क्योंकि आपने फाउंडेशन में ऑलरेडी वो करा दिया, लेकिन स्टिल यहाँ पर सिलेबस का पार्ट है, तो वो सारा का सारा पोर्शन जो हम फाउंडेशन में पढ़ के आते थे वो एज इट इज पूरा का पूरा इंटर में रिपीट होता है। सर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते होंगे उसमें से क्योंकि वो तो फाउंडेशन का कोर्स है, नहीं, जनरली क्वेश्चंस भी उसमें से आते हैं। तो आप इंटर का पेपर भी देखेंगे तो वहां पर ओपीसी में से, स्मॉल कंपनी में से, सेक्शन 8 कंपनी में से, प्राइवेट कंपनी में से, इनमें से क्वेश्चंस आए रहते हैं। तो वो सारा कोर्स एज इट इज पार्ट बनता है हमारा इंटर के अंदर भी, और पेपर में वेटेज भी रखता है अच्छी खासी। ऐसा नहीं है कि उसमें से वो पूछते नहीं है, दे डू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम इट। हाँ, तो उसमें से आपको पेपर में 1-2 क्वेश्चन फाउंडेशन लेवल वाले मिल जाएंगे जनरली इंटर के एग्जाम के अंदर भी। तो सर इसका मतलब जब हम कंपनी एक्ट पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग की 5-6 क्लासेस तो पुराना करने में चली जाएंगी। बिल्कुल, एक बार हम कंपनी एक्ट शुरू करेंगे तो स्टार्टिंग में जो पहले की 5-6 क्लासेस है वो आपको एक तरह से ऐसा लगेगा कि हम फाउंडेशन की रिवीजन ही कर रहे हैं। तो जनरली मैं उसको थोड़ा इस तरह से कराता हूँ क्योंकि बच्चे ने अलग अलग जगह से किया होता है। जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं उनको तो मुझे पता होता है मैंने किस लेवल तक पढ़ाई हुई है चीज, किस हद तक मैंने बात बताई हुई है। बाकी स्टूडेंट्स का मैं प्रिज्यूम नहीं कर पाता कि उन्होंने कहां से करा था या खुद पढ़ा था, तो किस हद तक उनको पता होगा उन चीजों के बारे में। तो हम बिल्कुल बेयर से एक बात शुरू करते हैं, जो पहले 10 सेक्शन हैं प्रॉपर ढंग से करते हैं, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू में चलते हैं। तो जनरली जो कंपनी एक्ट की क्लासेस होंगी वो आपको पहली 4-5 क्लासेस ऐसी लगेंगी कि रिपीट हो रहा है, लेकिन उसके बाद सारा कंटिन्यूएशन में आगे नया चलेगा। तो अभी हम फैसे कंपनी एक्ट से शुरू नहीं करेंगे, हम लोग शुरू करेंगे अदर लॉस के साथ। फिलहाल मैं अभी कंपनी एक्ट का आपको सिर्फ सिलेबस का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। अच्छा, इसके अंदर हम बात करें तो इसके अंदर बेटा जो लास्ट के 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर कौन कौन से लास्ट के बने, चैप्टर 8, चैप्टर 9 और चैप्टर 10। ये जो 3 चैप्टर्स हैं ये बेसिकली सेक्शंस बनते हैं सेक्शन 123 से लेकर सेक्शन 148। सर इनका अलग से जिक्र क्यों कर रहे हो आप, इन अराउंड 26 सेक्शंस का? इनका मैं अलग से जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको पता होगा आज से कुछ समय पहले तक हमारा जो कोर्स होता था उसको हम आईपीसीसी बुलाते थे, अब हम इसको सीए इंटरमीडिएट बुलाते हैं। कुछ समय पहले तक ये नाम होता था आईपीसीसी, जब हम सीपीटी होता था साथ में आईपीसीसी करके होता था। तो आईपीसीसी में जब हमारा यानी कि जो पुराना कोर्स था जिसके अभी कुछ समय पहले पेपर होने बंद हो गए, या शायद भी एक आधा अटेम्प्ट रहता है, मुझे क्लियर नहीं है, तो जो पुराना कोर्स होता था उसमें लॉ में ये आपको 122 सेक्शन तक पढ़ाते थे। उसमें ये आपको लॉ में केवल 122 सेक्शन तक पढ़ाते थे। ये 123 से 148 जो 3 नए चैप्टर जुड़े हैं, सेक्शन चैप्टर 8, 9 और 10, ये सीए इंटरमीडिएट में लॉ के सिलेबस में एडिशन है। तो सर हमारे साथ ऐसा जुल्म क्यों किया गया कि हमारे साथ नया सिलेबस डाल दिया गया? कुछ काटा भी होगा, उस पर अभी बात में आते हैं। बेटा ये जुल्म नहीं किया गया, एक्चुअली पहले क्या था कि आपको वो लॉ में 122 तक पढ़ाते थे। उसके बाद आपका एक होता है पेपर, सेकंड ग्रुप में पेपर नंबर 6, जहां पे आप ऑडिट के बारे में बात करते हैं। तो ऑडिट के अंदर जनरली क्या होता था, वहां पर वो आपको 123 से लेकर 148 जो ऑडिट वाला, ये वाले 3 चैप्टर्स हैं 8, 9 और 10, ये ऑडिट में आया करते थे। पहली बात, ये 3 चैप्टर डील किससे करते हैं? 8 आपका बात करता है डिविडेंड से, 9 आपका बात करता है अकाउंट्स ऑफ कंपनी से, और 10 आपका बात करता है ऑडिट एंड ऑडिटर्स, यानी ऑडिट कैसे किया जाता है, उनकी अपॉइंटमेंट रिमूवल वगैरह कैसे होती है। तो ये इस पोर्शन को, डिविडेंड, अकाउंट्स ऑफ कंपनी और ऑडिट, इसको वो ऑडिट में पढ़ाया करते थे, और वहां पर इसकी अच्छी खासी अराउंड 15 मार्क्स की वेटेज रखते थे। इसको कंपनी ऑडिट नाम से बढ़ाया जाता था। जब इन्होंने सिलेबस अमेंड किया तो सीए इंटरमीडिएट में इन्होंने ये वाला पोर्शन भी लॉ के अंदर डाल दिया, यानी कि लॉ के टीचर की जिम्मेवारी बढ़ गई कि वो ये वाले 3 चैप्टर भी कवर कराए। तो सर इन्होंने ऑडिट में से इसको हटा दिया होगा? नहीं, ऑडिट में भी आज की डेट में पूरा एज इट इज बरकरार है। तो सर इसका मतलब ये रिपीट होते हैं? बिल्कुल, ये रिपीट होते हैं। अगर आप लॉ के अंदर इनको इन 3 को पढ़ लेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली पहले लॉ का पेपर होगा, तो अगर आप लॉ के लिए इनको तैयार कर लेते हैं तो ऑडिट के अंदर आपके पेपर में एटलीस्ट तसल्ली ये रहती है कि हाँ ये वाला पोर्शन तो हमने कवर कर रखा है। तो सर इसकी वेटेज क्या रहती है? अगर मैं यहां पर बात करूं तो 15 मार्क्स की बेटा इसकी वेटेज रहती है। जनरली जो आपका लॉ का सिलेबस है या जो कंपनी लॉ का सिलेबस है उसको हम 4 यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं, यूनिट 1, 2, 3, 4। ये यूनिट 4 कहलाता है उसका, जहां पर ये 3 चैप्टर आते हैं, और ये अराउंड 15 मार्क्स की वेटेज रखता है। यानी कि जो चारों यूनिट है 1, 2, 3, 4, अभी बता दूंगा उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर कवर होते हैं, जब हम करेंगे तो यूनिट वाइज ही करेंगे। फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि जो यूनिट 4 है इसका, जो अभी नया ऐड हुआ है इंटर के अंदर, इसकी 15 मार्क्स की वो वेटेज रखता है, अराउंड 15, मतलब 15, 16, 17 ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत। तो अराउंड 15 मार्क्स की वेटेज वो रखता है इसकी पेपर के अंदर, और ये एज इट इज
सेम आपका ऑडिट के पेपर के अंदर भी रिपीट होता है और वहां भी आज भी इसकी वेटेज उतनी ही है। तो अराउंड 15 मार्क्स की वेटेज वहां भी रखता है। हाँ, वहां थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न बदल जाता है कि वो ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन ऑब्वियसली प्रोविजंस तो बेटा वही रहेंगे, बदल थोड़ा ना जाएगा। अगर आपको सेक्शन आता है तो फिर जैसे मर्जी घुमा के पूछ ले, बात वो कहे जैसे मर्जी पूछे, अल्टीमेटली प्रोविजन तो वही रहेगा। तो एक बार जो आप प्रोविजन यहाँ कवर करते हैं वो लगभग सारा का सारा वहां पर एज इट इज यूज हो जाता है। तो टू दैट एक्सटेंट आपको ऐसा लगता है जैसे आप ऑडिट की क्लास लेते हैं, ज्यादातर टीचर जो ऑडिट के हैं वो इसी से शुरू कराते हैं, कंपनी ऑडिट से ही शुरू करते हैं वो पढ़ाना। तो आपको ऐसा लगता है कि एज इट इज हमारा ये जो कंपनी लॉ है वो एज इट इज वहां पर रिवाइज हो रहा है। तो ये वाली बात हमने कवर करी, ये हो गया हमारा कॉर्पोरेट लॉ का पार्ट। अच्छा, उसके बाद हम आए अगर अदर लॉस के ऊपर, तो अदर लॉस के अंदर हमारे पास 40 मार्क्स के लिए वो हमें 4 टॉपिक्स पढ़ाते हैं, यानी कि 4 यूनिट है यहां पर जो हमें 40 मार्क्स के लिए कवर करने होते हैं। पहला यूनिट जो हमारा यहां पर कवर होता है दैट इज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो हम पढ़ के आए हुए हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगेन हमें पूरा नहीं पढ़ाया गया था। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अगर आपको याद हो तो हमने कितने सेक्शन कवर किए थे फाउंडेशन लेवल पर? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हमने कितने सेक्शन कवर किए थे फाउंडेशन लेवल के ऊपर? सर 75 नंबर सेक्शन तक हम कवर करके आते थे, 1 से 75 तक। उसके बाद अगर मैं बात करूं सेक्शन 76 से लेकर 123 तक की, तो ये आप लोगों को मालूम होगा ये रिपील हो चुके हैं, ये कट चुके हैं, इसकी जगह सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बन गया था। तो सर 76 से 123 तो है ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। उसके बाद के जो सेक्शन है तीन पे, उसको हम 3 मेन चैप्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये 3 चैप्टर्स आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हैं जो वो इंटर लेवल पे पढ़ाता है। कौन कौन से चैप्टर हैं ये हमारे पास हैं कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, ये हमारा कवर होता है सेक्शन 124 से लेकर सेक्शन 147 तक। यानी कि एक सिंपल सा चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। सर ये मुश्किल है तभी इंटर के अंदर डालेंगे? नहीं बेटा, कोई मुश्किल नहीं है। मैं ये कहूं कि इनका लेवल बहुत ऊंचा है इसलिए आपको यहां पढ़ाया जा रहा है, नहीं। अगर ये फाउंडेशन में भी पढ़ाते तो उतना ही आसान था जितना कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मल था। सिलेबस बनाने वालों की समझदारी, उनका कुछ प्लान कि उन्होंने इस तरह से बनाया, बस वही एक कारण है कि इसको इंटर में डाला गया। इसलिए इसको इस सेंस में मत लेना कि क्योंकि इंटर में है शायद कुछ मुश्किल होगा, ऐसा नहीं है। जैसे अगर हम कंपनी एक्ट की बात करें तो आपको लगता है 1 से 148 सेक्शन आसान है इसलिए वो इंटर में पढ़ाए जा रहे हैं, और सडनली लॉ मेकर्स ने सोचा होगा कि सीए के सिलेबस में पढ़ाया जाएगा इसलिए 149 से मुश्किल लिखना शुरू कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, एक ही एक्ट है तो ऑब्वियसली एक जैसे ही बनाया हुआ होगा, जस्ट उन्होंने बांट दिए हैं। तो हम ये कहें कि फाइनल में जाके सिलेबस मुश्किल हो जाता है या इंटर में आके मुश्किल हो जाता है, आप खुद ही देख रहे हैं कैसे मुश्किल हो जाएगा। वही एक्ट उसका कुछ पोर्शन आपको फाउंडेशन में पढ़ा देते हैं, कुछ इंटर में पढ़ा देते हैं, कुछ फाइनल में पढ़ा देते हैं। तो हाउ विल इट बिकम मुश्किल थोड़ा ना हो जाएगा, एक्ट तो वैसा का वैसा चलता रहेगा। तो वही बात यहां पर है। हमने कहा जी पहला जो हमने कवर करना है दैट इज कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। दूसरा हमारे पास आता है कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज। अगर आपको शब्द याद हो तो बेलमेंट वर्ड का इस्तेमाल हमने एक दो जगह किया भी था फाउंडेशन में। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज शायद आपको याद हो तो हमने डिफरेंस में एक किया था, जब हमने सेल के साथ डिफरेंशिएट किया था बेलमेंट को, तो वहां बेलमेंट का जिक्र भी आया था। बच्चों ने कहा हाँ सर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ा था, बेलमेंट का हमने थोड़ा सा जिक्र लिया था। आज मैं आप लोगों के साथ इसी चैप्टर से शुरू करूंगा। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ बेलमेंट और प्लेज हमारा आज शेड्यूल में है, तो हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से शुरू करेंगे और उसमें पहले इंडेमनिटी गारंटी ना कर पहले हम बेलमेंट प्लेज करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा ये कह लीजिए कि बहुत ज्यादा आसान है और पहले काफी हद तक उसके बारे में आप लोग जानते भी होते हैं। तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, कोशिश करेंगे आज इसको स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट क्लास तक ही कंप्लीट भी हो जाना चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज, और नेक्स्ट हमारे पास आता है तीसरा और लास्ट इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एजेंसी। अगेन एजेंसी के बारे में आप काफी हद तक जानते हैं, एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशनशिप होता है, तो ऑब्वियसली वो भी क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसको अलग से यहां कवर किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एजेंसी ये हमारे पास कवर्ड है सेक्शंस 182 से लेकर 238 तक। तो ये बेसिकली हमारे 3 चैप्टर्स हैं, ये बेसिकली हमारे चैप्टर्स हैं कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एजेंसी, जो कि हमारे यहाँ 3 कवर्ड हैं अदर लॉस के अंदर। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो पहले मैंने आपको बताया था कि 239 से लेकर 266 तक भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन हुआ करते थे। अगेन इन सेक्शंस को रिपील कर दिया गया था और इनकी जगह पार्टनरशिप एक्ट आपको पढ़ाया गया है जो फाउंडेशन लेवल में था। तो हमारा फाउंडेशन लेवल में ये 76 से 123 भी उन्होंने सेल्स ऑफ गुड्स पढ़ा दिया था, 239 से 266 जो पार्टनरशिप एक्ट बन गया है ये भी उन्होंने हमें पढ़ा दिया था, 1 से 75 जो बेसिक बातें थी वो भी हमें उन्होंने बता दी थी सारी की सारी। और उसके बाद जो ये 3 टॉपिक्स रह गए हैं कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी गारंटी, बेलमेंट प्लेज और एजेंसी, ये वो हमें यहाँ कवर कराते हैं अदर लॉज नाम से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। सर इसका वेटेज क्या रहता है?
बेटा इसका वेटेज पेपर के अंदर अराउंड 15 मार्क्स का रहता है। जनरली हमने देखा है कि तीनों में से एक एक क्वेश्चन आ जाता है, तो 5 मार्क्स की वेटेज हर चैप्टर रखता है, तो 15 मार्क्स की वेटेज रखता है। इससे ज्यादा आसान पोर्शन कंपनी एक्ट में, क्या मैं ये कहूं या ये कह लीजिए पूरे इंटर के अंदर, इससे ज्यादा प्रेडिक्टेबिलिटी कहीं नहीं है कि केवल ये 3 चैप्टर करने भर से आपको इतना पता होता है कि इन 3 चैप्टर में से 15 मार्क्स का पेपर में आना ही आना है। अगर मैं इसका अगर आपको रिवीजन का टाइम दूं तो ये 2 घंटे में सारा का सारा रिवाइज हो जाता है, तो काफी हद तक प्रेडिक्टेबल है। अदर लॉस के अंदर ये मान लीजिए कि काफी स्कोरिंग पार्ट है, एक कॉन्ट्रैक्ट वाला एक तरह से बोनस उन्होंने आपके सामने रख दिया कि छोटे छोटे 3 चैप्टर कवर कराइए, इसी के अंदर से उन्होंने पूछना ही पूछना है अराउंड 15 मार्क्स तक का। तो पहला यूनिट तो हमारे पास ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, इसी से हम शुरू करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है सेकंड यूनिट जो हमारे यहां कवर्ड है, या सेकंड एक्ट जो हमारा कवर्ड है अदर लॉस के अंदर, दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। जनरली बच्चे को थोड़ा बहुत आइडिया इसका भी होता है। अगर मैं वैसे ही मैं आपसे पूछूं आपके हिसाब से बेटा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, देखें जरा आपको थोड़ा बहुत आइडिया है कि नहीं, क्योंकि बच्चा 11th 12th में जल्दी इस वर्ड को सुन के आया होता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स किस किस तरह के होते हैं सर? बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, बीआर होता है, चेक होता है, प्रॉमिसरी नोट होता है। जनरली ये वर्ड आप पढ़ के आते हैं 11th 12th के अंदर कि सर प्रॉमिसरी नोट होता है, चेक होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं, फिर हमने इनकी पार्टीज के बारे में जाना होता है, ये आगे बनाए जाते हैं, आगे एंडोर्स किए जाते हैं, कई बार डिसऑनर होके वापस आ जाते हैं, नोटिंग होती है इनकी, उसके बाद नोटरी चार्जेस होते हैं। हमने अकाउंटिंग में थोड़ा बहुत जिक्र इसका किया हुआ है, इसकी अकाउंटिंग की हुई है हमने बेसिकली, जहां हमने इस हद तक किया हुआ है कि आगे एंडोर्स हो जाता था, फिर डिसऑनर हो जाता था, फिर आप एंट्री रिवर्स करते थे, नोटिंग चार्जेस की एंट्री करते थे, ये सब आप लोग कवर करते थे। तो वो था अकाउंटिंग पार्ट। जनरली अब अकाउंट्स में प्रॉब्लम क्या होती है कि क्योंकि टीचर्स के पास टाइम लिमिटेड होता है, वो थ्योरी पे पोर्शन पे कम जोर डाल के उसकी अकाउंटिंग पे करते हैं, विच इज वेरी जस्टिफाइड ऑल्सो, क्योंकि उनका काम अकाउंट्स पढ़ाना होता है। तो अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से तो काफी हद तक आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा हुआ होता है। आज भी शायद अकाउंट्स में कहीं ना कहीं बीच में बिल्स ऑफ एक्सचेंज की या प्रॉमिसरी नोट की एंट्री कहीं ना कहीं आ जाती है, तो उस हद तक तो आपको ये आता है। लेकिन मेरा काम बेटा यहाँ अकाउंट्स पढ़ाना तो नहीं है। मैं जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 पढ़ाऊंगा तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द लीगल एस्पेक्ट ऑफ इट। पढ़ने हमने यही 3 ही है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक, यही होते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे के हिसाब से। लेकिन इसके बारे में क्या क्या पढ़ना है सर? जल्दी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनते कैसे हैं, मैं ये मान के चलूंगा आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो मैं प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक पूरा का पूरा समझाऊंगा। उसके बाद इनकी पार्टीज क्या क्या होती हैं, फिर ये आगे एंडोर्स होते हैं, इनको नेगोशिएट किया जा सकता है, नेगोशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर सर चेक के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा आपको, चेक कितने तरह के होते हैं, क्रॉस चेक होते हैं, ओपन चेक होते हैं, बेरर चेक होते हैं, ऑर्डर चेक होते हैं, चेक की क्लियरिंग कैसे होती है, एक बार आप किसी को चेक दे देते हैं तो पीछे से बैंकिंग प्रोसीजर क्या होता है जिससे खाता में पैसा आ जाता है, चेक का डिसऑनर हो जाता है कई बार खाते में पैसे ना होने की वजह से, इसको आप बाउंसिंग बोल देते हैं, चेक की बाउंस हो गया तो बाउंस होने की पनिशमेंट्स क्या हैं, वो सब बातें हम इसके अंदर कवर करेंगे। तो बेसिकली अब आपके लीगल एक्सपेक्ट के बारे में बात करेगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। काफी प्रैक्टिकल है, क्योंकि चेक्स के बारे में तो जनरली बच्चे को जानने की वो उत्सुकता होती ही है कि मार्केट के अंदर क्योंकि यूजुअली यूज होने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है चेक, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट इतना ज्यादा यूज नहीं होता, प्रैक्टिकली थ्योरेटिकल रह गया आज की डेट में, लेकिन चेक तो यूज होते हैं। तो चेक के बारे में काफी हद तक वो यहां से हमें कवर कराते हैं और काफी डिटेल में हम इसको कवर करेंगे। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इसकी भी अगर वेटेज देखें तो 15 मार्क्स की वेटेज ये रखता है पेपर के अंदर। जल्दी बच्चे को थोड़ा सा टेक्निकल लगता है, कारण वही कि कंसेप्चुअली वीक होता है। मैं आपको पहली क्लास में इतना ज्यादा कंसेप्चुअली इसको स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बड़ा आसान लगेगा, क्योंकि एक बार कंसेप्ट बन गया आपका कि प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक होता क्या है, ये काम कैसे करता है, उसके बाद सब बड़ा आपको आसान लगता है कि हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है हमारे पास 15 मार्क्स के लिए, और लास्ट में थर्ड और फोर्थ जो हमें वो पढ़ाते हैं, दोनों लगभग मिलजुल के ही आते हैं, दोनों का हमारे पास है सेक्शन। हमारा थर्ड आता है जनरल क्लॉजेज एक्ट, जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897, और लास्ट में हमारे पास आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डीड्स, स्टैट्यूट्स, डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो बेटा दोनों की मिला के वेटेज 15 मार्क्स है। तो कई बार क्या होता है, एक में से 7 का आ गया, दूसरे में से 8 का आ गया, एक में से एक किसी कई बार एक में से 9 का आ गया, दूसरे में से 6 का आ गया, तो अराउंड मिला के दोनों की वेटेज 15-16 मार्क्स की रहती है।
दोनों को मिला के मैं इसलिए बता रहा हूं कि बेटा दोनों का प्राइमरी पर्पस भी एक ही है। ये जो जनरल क्लॉजेज एक्ट और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के जो रूल्स बनाए गए हैं, पहली बात तो ये बेटा लॉ है, ये लॉ नहीं है, ये कोई एक्ट नहीं है, ये जनरल रूल्स हैं। ये रूल्स किसने ले डाउन किया अभी बात करते हैं उसके बारे में। तो जनरल क्लॉजेज एक्ट और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का पर्पस क्या है? ये दोनों ही जो हैं, ये दोनों ही बाकी कानूनों को पढ़कर उनको समझने में मदद करते हैं। Their primary purpose is to interpret the other laws to get the correct meaning of other laws। उसके लिए जनरली इनको यूज किया जाता है। सर टू गेट द करेक्ट मीनिंग, उसके लिए दूसरे एक्ट का इस्तेमाल क्यों करना पड़ता है? बेटा इस्तेमाल इसलिए करना पड़ता है क्योंकि समझे हम अभी तक कुछ एक्ट तो पढ़ा है, आज मैं आपको बात एटलीस्ट इतना तो बोल सकता हूँ कि 3-4 एक्ट तो हमने पढ़ ही लिए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में हम जानते हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हम पढ़ के आए, पार्टनरशिप पढ़ के आए, एलएलपी पढ़ के आए, कंपनी का भी मोटा मोटा इंट्रोडक्शन तो हम ले ही आए। तो हमें इतना समझ आ गया कि सर जब एक्ट पढ़ा जाता है तो उस एक्ट में जनरली एक डेफिनेशनल सेक्शन होता है। हमने हर एक्ट में देखा कहीं पर सेक्शन 2 होता है, आगे कुछ जगह आप देखेंगे कहीं पर 3 भी हो जाता है। नहीं तो स्टार्टिंग में बेटा ज्यादातर 2 में ही एक डेफिनेशनल सेक्शन होता है। सर ये 40 से ऊपर चलेगी, पता है आ जाऊंगा बेटा, मेरी मैथ इतनी वीक नहीं है, मानता हूं सीए हूं, लेकिन मैथ वीक होती है, लेकिन इतनी भी वीक नहीं है, मुझे मालूम है 45 हो गए, बताता हूं क्या कहानी है। अच्छा क्या याद कर रहे थे हम? सर कई बार क्या होता है इसके अंदर ना डेफिनेशनल सेक्शन होता है। डेफिनेशनल सेक्शन हर एक्ट में दिया होता है, जहां पढ़ के आए कि उसके अंदर कुछ वर्ड्स की डेफिनेशन होती है। तो उसमें क्या होता है, मान लीजिए हम कंपनी में पढ़ के आए, सर कई सारी डेफिनेशंस पढ़ी कि वो एक्ट जहां भी उस वर्ड का इस्तेमाल करता है उस डेफिनेशन का यूज करना होता है। ऐसी हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ी, 2 क्लॉज ए से लेकर जे तक पढ़ी थी। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में हमने डेफिनेशन पढ़ी, गुड्स क्या होते हैं, अपना प्रॉपर्टी क्या होती है, इस तरह के शब्द देखे और वो जगह जगह इस्तेमाल होते रहे। अब कुछ शब्द की डेफिनेशन तो आपको वो एक्ट ही बता देता है, कुछ बेटा वर्ड्स ऐसे थे जो वहां इस्तेमाल तो हुए लेकिन ना आपने उसका मीनिंग मेरे से पूछा, ना मैंने मीनिंग बताना जरूरी समझा, क्योंकि हम लोगों ने मान के चला इसका मीनिंग आता होगा। लेकिन लॉ में ऐसे मान के नहीं चल सकते। सर कैसे शब्द थे वो? मैंने वर्ड यूज किया था ईयर, मैंने वर्ड यूज किया था मंथ, मैंने वर्ड यूज किया था सेंट्रल गवर्नमेंट, मैंने वर्ड यूज किया था ऑफिशियल गेजेट, हमने एक जगह वर्ड पढ़ा था एफिडेविट। अब ये शब्दों को हमने कोई डिफाइन तो नहीं किया था। और मजे की बात यह है, आप अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उठा के देख लीजिए, आप अपना कंपनी एक्ट उठा के देख लीजिए, पार्टनरशिप एक्ट उठा के देख लीजिए, दे डू नॉट डिफाइन दिस वर्ड्स। वो नहीं बताते सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है। वो ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि दिस एक्ट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज सेंट्रल गवर्नमेंट शैल स्पेसिफाई। और सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे स्पेसिफाई करती है? बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गेजेट। सारे वर्ड धड़ल्ले से इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन बताते नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है, लेकिन बताते नहीं ऑफिशियल गेजेट क्या होती है। तो सर वो मान के चलते हैं, लोगों को आता होगा बेटा, मान के नहीं चलते। मान के तो फिर सब कुछ चल सकते थे, वो ये भी मान के चल सकते थे कि बंदे को इतना तो पता होगा पर्सन कौन होता है, बंदे को इतना तो पता होगा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, लेकिन वो तो डिफाइन किए हुए थे। तो सर कुछ वर्ड उन्होंने एक्ट में डिफाइन किए हुए और कुछ जनरली यूज्ड वर्ड जो हर एक्ट में जनरली इस्तेमाल होंगे उनको अलग से हर एक्ट के अंदर डिफाइन नहीं किया। उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक एक्ट बना दिया, जनरल क्लॉजेज एक्ट। जनरल क्लॉजेज नाम ही बता रहा है, वो क्लॉज जो जनरली यूज होते हैं। तो जनरल क्लॉजेज एक्ट बेसिकली एक ऐसा एक्ट है जो बाकी एक्ट्स को पढ़ने में आपकी मदद करता है। तो जनरली इसके अंदर 2 चीजें होती हैं। एक तो जनरल क्लॉजेज एक्ट में कुछ जनरली यूज वर्ड्स की डेफिनेशन होगी, जैसे मैंने आपको बताया इसमें वो ईयर डिफाइन करेगा, मंथ डिफाइन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट डिफाइन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट डिफाइन करेगा, ऑफिशियल गेजेट डिफाइन करेगा, एफिडेविट गुड डिफाइन करेगा, गुड फेथ क्या होता है डिफाइन करेगा। कितनी बार हम शब्द का काम यूज करके आते थे, वो काम गुड फेथ में किया होना चाहिए, तो गुड फेथ क्या होता है वो डिफाइन करेगा। तो ऐसे जनरली यूज जो शब्द हैं जो अक्सर एक्ट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं लेकिन वहां डिफाइन नहीं होते, और वहां डिफाइन इसलिए नहीं होते क्योंकि ये शब्द क्योंकि हर एक्ट में यूज हो जाते हैं, तो हर एक्ट में बार बार उनको डिफाइन करने की जगह लॉ मेकर्स ने क्या सोचा, एक डिक्शनरी टाइप, जैसे बेटा कहते हैं ना कि एक कॉमन एक्ट बना दिया जाए जहां से इन वर्ड्स का मीनिंग उठाकर आप यूज कर सकें। तो एक तो जनरल क्लॉजेज एक्ट इस तरह के मीनिंग बताएगा। दूसरा जनरल क्लॉजेज एक्ट में क्या होता है, कुछ और जनरल रूल्स ऑफ एप्लीकेशन होते हैं जो लॉ पढ़ने में मदद करते हैं। सर कुछ और जनरल रूल्स ऑफ एप्लीकेशन मतलब जैसे कि आप कोई भी एक्ट उठा लें, उसमें जनरली आपको मिलेगा कि फलाना पर्सन हैज कमिटेड दिस ऑफेंस, या फलाने पर्सन ने ये कंप्लायंस नहीं करी, ही शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन अप टू दिस मच, विद एन इंप्रिजनमेंट अप टू दिस मच, ही शैल बी पनिशेबल विद एन इंप्रिजनमेंट अप टू व्हिच कैन एक्सटेंड अप टू 2 years। अब प्रॉब्लम क्या है बेटा, जितने भी एक्ट आप इस्तेमाल करेंगे ना, वहां सब में वर्ड लिखा मिलेगा ही शैल बी पनिशेबल। तो किसी दिन बेटा एक लॉयर ने कोर्ट में पूछ लिया, उसने कहा जी मेरी क्लाइंट तो फीमेल है, आपके एक्ट में ही लिखा हुआ है, इसको तो पनिश कर ही नहीं सकते। अब बेटा प्रैक्टिकली समझे, उसने कहा ही क्यों लिखा है, ही ऑब्लिक शी लिखना चाहिए था ना,
ये क्या तरीका हुआ कि आप कोई भी एक्ट उठाएंगे उसके अंदर ही शैल बी पनिशेबल, ही शैल बी पनिशेबल लिखा होगा। देश में सारे गुनाह करने की जिम्मेवारी क्या सिर्फ मेल ने उठा रखी है? क्या फीमेल्स गुनाह नहीं करती या उनको पनिश नहीं करना इस देश के अंदर? तो उन्होंने कहा जी ये तो हर जगह ही लिखा हुआ है। उन्होंने कहा जी ही लिखा हुआ है तो इसका मतलब सिर्फ मेल ही पनिश हो सकते हैं। अब ऐसा नहीं है। इसके लिए बेटा जनरल क्लॉजेज एक्ट में क्या है, ये ही इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जनरल क्लॉजेज एक्ट में एक प्रिंसिपल डाला हुआ है। जनरल क्लॉजेज एक्ट में एक सेक्शन है जो आपको एक जनरल प्रिंसिपल देगा कि किसी भी कानून को पढ़ते समय अगर वहां पर कोई मैस्कुलिन यानी कि मेल वर्ड का इस्तेमाल किया गया है तो अनलेस क्लियर इंटेंशन यही दिख रही हो कि ये मेल पर ही अप्लाई करना है, इट विल इंक्लूड फीमेल ऑल्सो। तो इस वजह से आपको देखेंगे हर एक्ट के अंदर उन्होंने जगह जगह ही शैल बी पनिशेबल, ही शैल बी पनिशेबल लिखा हुआ है, क्योंकि एक जनरल क्लॉजेस का प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि जहां जहां मैस्कुलिन वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं कानून के अंदर, वहां वहां साथ में फेमिनाइन वर्ड भी इंटरप्रेट किए जा सकते हैं। तो इस वजह से आप सब देखेंगे कि हर एक्ट में आपको ही लिखा मिलेगा, क्योंकि वो मानते हैं कि जनरल क्लॉजेस एक्ट जब इस एक्ट को पढ़ा जाएगा साथ में जनरल क्लॉजेस एक्ट इसको इंटरप्रेट करने में मदद करेगा। ऐसे कई और प्रिंसिपल्स हैं जैसे कि डिस्टेंसेस कैसे मेजर होते हैं। अभी आप लोग आगे टैक्स में पढ़ेंगे कि उसमें क्या पढ़ाया जाएगा कि मान लीजिए आपकी कोई प्रॉपर्टी है जो कि एक रूरल लैंड है, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है, तो जनरली इसके ऊपर ना इसको बेचने पर टैक्स नहीं लगता। जनरली अभी आगे पढ़ेंगे आप टैक्स में ऐसा प्रोविजन कि अगर आपके कोई लैंड बेच रहे हैं और वो रूरल एरिया में है तो वहां पर अगर वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज होती है तो उसको बेचने पर अगर कोई प्रॉफिट हो जाता है तो उस पर टैक्स नहीं लेती सरकार। तो सवाल ये उठता है ये रूरल क्या होता है? हाउ डू यू डिफाइन रूरल? सड़कें बनी हुई तो वो शहर और शहर अर्बन हो गया, सड़कें ना बनी हुई हो तो रूरल हो गया, ऐसे डिफाइन करोगे? बिजली आती है तो वो रूरल वो अर्बन हो गया, नहीं तो रूरल हो गया। हाउ डू यू डिफाइन रूरल? बेटा रूरल की ना डेफिनेशन दी जाती है। रूरल को जनरली ऐसे डिफाइन किया जाता है कि रूरल एरिया एक ऐसा एरिया होगा जो मान के चलिए मैं मानता हूं कि कोई भी ऐसा शहर जिसकी पॉपुलेशन 2 लाख से ऊपर है उसके 8 किलोमीटर के अंदर अंदर ना हो। मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल डेफिनेशन मान रहे हैं कि मान लो कोई ऐसा शहर जिसकी एक पॉपुलेशन 2 लाख 5 लाख 10 लाख जो भी वो लिख दें, उस शहर से अगर वो 8 किलोमीटर के अंदर अंदर है तो फिर वो रूरल नहीं है। जैसे बेटा इंडिया अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के आसपास कई सारे छोटे छोटे गांव हैं लेकिन वो एक एक दो दो किलोमीटर पर हैं, क्या मैं उनको रूरल बोल दूं? नहीं, वो तो बेचारे रूरल एरिया है। नहीं सर, वो दिल्ली से 2 किलोमीटर दूर बैठे हैं, सारी सुविधाएं हैं वहां पर, अच्छी सड़कें बनी हुई हैं, 10 मिनट के अंदर वो दिल्ली के अंदर पहुंच जाते हैं। दे आर नॉट रूरल, और इसलिए उन जमीनों की कीमतें भी बहुत ज्यादा हैं इस वजह से, इसलिए उनकी उनकी जमीन को हम रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं बोल सकते। लेकिन सर कई गांव ऐसे भी हैं जिनके दूर दूर तक कोई शहर नहीं पड़ते, एक्चुअल में बड़े रूरल एरिया हैं। तो उन्होंने डेफिनेशन में मान लो हमने ये लिखा कि सर मान लीजिए 2 लाख 5 लाख जिस शहर की पॉपुलेशन है उसके 8 किलोमीटर के अंदर अंदर अगर आप फंस गए तो फिर हम आपको रूरल नहीं मानेंगे, फिर आप अर्बन हो गए और वहां पर हम टैक्स लगाएंगे जमीन बेचने पर। तो किसी ने पूछा अच्छा मान लीजिए एक शहर है, उससे आपने इस जगह का डिस्टेंस मेजर करना है ये चेक करने के लिए कि ये रूरल है कि नहीं है, और आप कह रहे हो 8 किलोमीटर के अंदर अंदर नहीं होना चाहिए। ये 8 किलोमीटर कैसे मेजर करोगे? ये 8 किलोमीटर आप सड़क का रास्ता मेजर करने वाले हो, ये 8 किलोमीटर आप ट्रेन से मेजर करने वाले हो, आप इसको किस कन्वेंस के थ्रू मेजर करने वाले हो, क्या तरीका अपनाने वाले हो? क्योंकि बेटा प्रैक्टिकली अगर आप प्लेन एरियाज की बात करें तो सर ये बेमानी सवाल है। कैसा सवाल है ये कि 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे? ऑब्वियसली वहां से वहां जाने का जो डिस्टेंस होगा वो मेजर कर लेंगे। अब बेटा प्रॉब्लम आप वहां समझिए, मान लीजिए यही एरिया एक अगर हिली एरिया होता तो आपको ये समझ आएगा कि सर ये और ये डिस्टेंस देखने में तो 8 किलोमीटर लगता है, लेकिन जब आप इसको बाय रोड ट्रेवल करना घूमना शुरू करते हो ना, तो क्योंकि वो पहाड़ों के आसपास ऐसे 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 घुमा घुमा के ले जाता है, जब आप वहां पहुंचते हो ना पता चलता है 40 किलोमीटर चल गई गाड़ी आपकी, क्योंकि आप ऐसे ऐसे घूम के जा रहे होते हो। दिल्ली के अंदर सर प्रॉब्लम क्या है, मान लीजिए एक जगह सड़क के इस साइड कुछ है, एक सड़क के इस साइड कुछ है, लेकिन अगर आप इस पर चलना शुरू करो तो पता चलता है 3 किलोमीटर बाद यू टर्न है, वहां से मार के वापस आना पड़ता है, तब जाके यहां पहुंचते हो। कहने में आमने सामने या दुकानें, लेकिन अगर घूम के आना शुरू करो तो 5 किलोमीटर गाड़ी चल जाती है उसके अंदर। तो सर प्रैक्टिकली डिस्टेंस मेजर कैसे किया जाए? तो उसके लिए उन्होंने क्या किया बेटा, एक जनरल रूल डाल दिया जनरल क्लॉजेज एक्ट में कि कहीं पर भी अगर डिस्टेंस मेजर करने की बात की गई हो, कहीं पर भी अगर 2 प्लेसेस में डिस्टेंस मेजर करना है तो उसमें आप ये नहीं देखेंगे वो बाय रोड कैसे जाएंगे, आप ये नहीं देखेंगे बाय और कन्वेंस से कितना रास्ता लग जाता है, आप उसको एक स्ट्रेट प्लेन पर अगर रख दें यानी कि मैप पे रख दें और उन दोनों को आपस में जोड़ें तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस उसके अंदर, उसको हम बोलते हैं बर्ड फ्लाइट डिस्टेंस, कि अगर एक आपकी ह्यूमन बीइंग की जगह एक पंछी होता और वो सीधा उड़ के जाता तो वो कितने डिस्टेंस चलने के बाद यहां पहुंच जाता, उस डिस्टेंस को मेजर करना है, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस मेजर्ड ऑन स्ट्रेट लाइन। तो ये एक जनरल प्रिंसिपल है कि बेसिकली आपको ये नहीं देखना सड़कों से क्या रास्ता है,
उन दोनों के बीच में एक सिंगल प्लेन के ऊपर अगर उनको जोड़ दिया जाए तो उनके बीच में जो डिस्टेंस बनता है वो क्या बनता है, भूल जाइए बीच में पानी है, भूल जाइए बीच में पहाड़ है, भूल जाइए कुछ है, अगर इसलिए हम कहते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन प्लेन पे इनको जोड़ दिया जाए तो क्या डिस्टेंस होगा, ऐसे मेजर करना है। तो बेसिकली आप समझेंगे ये जनरल प्रिंसिपल है। तो बेसिकली मैं कहना क्या चाहता था, मेरा मकसद ये समझाना नहीं था, मेरा मकसद ये समझाना था कि जनरल क्लॉजेज एक्ट में आता क्या कुछ है। जनरल क्लॉजेज एक्ट में कुछ जनरल वर्ड्स की डेफिनेशंस होंगी जो आपको बाकी कानून पढ़ने में मदद करेंगी, और ऐसे ही कुछ जनरल प्रिंसिपल्स होंगे जो आपको बाकी कानूनों में ट्रू मीनिंग निकालने में, उनका अच्छे से इंटरप्रिटेशन करने में मदद करेंगे। यही काम ही इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स करते हैं। सर अभी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, डीड्स एंड डॉक्यूमेंट कोई एक्ट है? ये एक्ट नहीं है, ये इसलिए आप देखेंगे इसके आगे मैंने कोई एक्ट और ईयर नहीं लिखा, ये कुछ लेड डाउन प्रिंसिपल्स हैं। ये किसके लेड डाउन प्रिंसिपल्स हैं? अच्छा, इंटरप्रिटेशन काम किसका होता है बेटा, कौन इंटरप्रेट करता है कानूनों को? हम पढ़ के आए थे फाउंडेशन में, 3 ऑर्गन्स होते हैं स्टेट के। एक लेजिस्लेचर होता है जो लॉ बनाता है, एक एग्जीक्यूटिव होता है जो उसको एग्जीक्यूट करता है, जो इंप्लीमेंट कराता है, और एक हमारे पास जुडिशरी होती है जिसकी मुसीबत इसके गले पड़ती है कि बताइए इस वर्ड का मीनिंग क्या है, बताइए इस प्रोविजन का करेक्ट इंटरप्रिटेशन क्या है। तो जनरली जो इंटरप्रिटेशन का काम है वो जुडिशरी की डोमेन में जाता है, और ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, डीड्स और डॉक्यूमेंट्स के जो रूल हैं ये भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जुडिशरी ने अपनी गाइडेंस के लिए बनाए हैं कि बेसिकली लॉ को इंटरप्रेट कैसे किया जाए, समझा कैसे जाए। तो इसमें कई तरह के रूल आएंगे, जैसे कि लिटरल इंटरप्रिटेशन। पहला रूल जो बेसिक रूल होता है जिसको हम अंडरलाइनिंग रूल बोलते हैं, पढ़ेंगे सारे डिटेल में, सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। लिटरल इंटरप्रिटेशन, लिटरल इंटरप्रिटेशन का रूल क्या कहता है? वो ये कहता है कि कानून में जो लिखा हुआ है लिटरली उसका वही मीनिंग होता है, उसके अंदर आप कुछ ऐड नहीं करेंगे, कुछ रिमूव नहीं करेंगे। जुडिशरी एक कॉमा भी अपने आप ऐड नहीं कर सकती और हटा नहीं सकती, क्योंकि वो उसका काम नहीं है। उसका काम केवल और केवल जो लिखा है, फिर उसका जो मर्जी मतलब निकलता हो, वो एक रीजनेबल मीनिंग निकलता हो या ना निकलता हो, कई बार आपको पढ़ के लगेगा ये कैसा कानून बना दिया, लेकिन लॉ मेकर्स का काम कानून बनाना है और जुडिशरी का काम को उसको इंटरप्रेट करना है। तो लिटरल इंटरप्रिटेशन तो ये कहता है कि जो उसका करेक्ट ग्रामेटिकल मीनिंग निकलता है, उसका जो ट्रू लिटरल मीनिंग निकलता है, नेचुरल मीनिंग निकलता है उन शब्द का, एज इट इज वो लगाइए और बात खत्म कीजिए। लेकिन बेटा जुडिशरी यहां रुकती नहीं, क्योंकि जुडिशरी ये कहने बैठती है कि देखिए कई बार लिटरल मीनिंग जो होते हैं ना, वो इतना एब्सर्ड मीनिंग देते हैं, वो इतना एम्बिगुअस मीनिंग देते हैं, इतना गलत मीनिंग देते हैं, तो आपको लिटरली लग रहा होता है कि नहीं नहीं ये मीनिंग नहीं हो सकता इस चीज का लिखने का। तो कई बार जुडिशरी फिर लिटरल इंटरप्रिटेशन से आगे निकलती है, क्योंकि जजेस का ये मानना होता है कि हम लोग यहां लकीर के फकीर बनने नहीं आए हुए कि जो शब्द लिखा हुआ है एज इट इज उसको इंप्लीमेंट करने, फिर कोर्ट फिर हमारे पास लोग आएंगे ही क्यों, क्योंकि पर्पस जस्टिस करना है। तो जनरली वो क्या करते हैं, कई बार फिर लिटरल इंटरप्रिटेशन की डोमेन से बाहर निकलते हैं और कई सारे और प्रिंसिपल्स लगाते हैं उन सेंटेंसेस से, उन लिखे हुए शब्दों का करेक्ट मीनिंग निकालने के लिए। जैसे अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने फाउंडेशन में एक प्रिंसिपल पढ़ा था, अ प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टम जनरिस। एटलीस्ट जिन बच्चों ने मेरे से पढ़ा हुआ है उनको तो पता होगा ये प्रिंसिपल का जिक्र हमने किया था। कहां पर पढ़ा था हमने ये? जिन्होंने बेटा मेरे से नहीं पढ़ा मैं बात करता हूं अभी, शायद आप लोगों ने भी पढ़ा हो, लेकिन मेरे वाले स्टूडेंट्स नलायकों ने तो पढ़ाई हुआ, देखो जरा कितना याद है उनको। एडजस्टम जनरिस का नाम से हमने एक जिक्र किया था प्रिंसिपल का। अब बेटा बेइज्जती मत कराना प्लीज, बता देना जरा कहां पढ़ाया, बच्चों को लगेगा टीचर कह रहा है मैंने पढ़ाया, बच्चा कहा जी हमने पढ़ाया, हमने तो कहीं नहीं पढ़ा। एक बच्चे ने बताया, उसने कहा सर डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वाइज जब आप पढ़ा रहे थे ना, उसके अंदर आपने पढ़ाया था एडजस्टम जनरिस का प्रिंसिपल। क्या था प्रिंसिपल? छोड़ो बेटा, मुझे समझ आ गया थोड़े बहुत को, तो कुछ एटलीस्ट कुछ को तो याद है ही। वैसे देख लो अभी फाउंडेशन का रिजल्ट आया नहीं है, उससे पहले बंटा ढार होना शुरू हो गया चीजों का। चलिए बात करें, ये एडजस्टम जनरिस क्या कहता था, सिर्फ एग्जांपल के रूप में हमने कुछ ऐसा एग्जांपल लिया था कि मान लीजिए एक एक्ट में इस तरह के वर्ड्स लिखे हुए हैं, काउ, डॉग्स, बफेलोज, गोट्स एंड अदर एनिमल्स, तो मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि जब आप इस एंड अदर एनिमल शब्द को पढ़ रहे होगे तो इस एंड अदर एनिमल शब्द के अंदर किस किस तरह के एनिमल्स आ सकते हैं? क्या इसके अंदर हम इस तरह के एनिमल्स लाइक टाइगर, लायंस, चीता इनको इन्वॉल्व कर लें, क्योंकि ये एंड अदर एनिमल्स उन्होंने आगे लिख दिया? नहीं सर, यहां हमने जनरली इसका इंटरप्रिटेशन इस तरह से निकाला था कि अगर कई सारे पीछे वर्ड्स लिखे हुए हैं, कई सारे स्पेसिफिक वर्ड्स लिखे हुए हैं, और उन स्पेसिफिक वर्ड्स के आगे एक जनरल शब्द आ जाता है, जैसे एंड अदर एनिमल्स की एक्सेट्रा लिख देते हैं कई बार, तो इस एक्सेट्रा को, इस एंड अदर एनिमल्स को, इस जनरल वर्ड को वही मीनिंग देना है जो पीछे इन पर्टिकुलर वर्ड से मीनिंग निकल के आ रहा है।
इस प्रिंसिपल को बोलते हैं एडजस्टडम जनरिस का प्रिंसिपल। इसको आप बोलते हैं इंटरप्रिटेशन में एडजस्टडम जनरिस का प्रिंसिपल, यानी कि जो इनकी जीन्स हैं, जो इनके अंदर से मीनिंग निकल रहा है, वैसा ही मीनिंग इस शब्द से निकलना चाहिए। सर जब आप इनका मीनिंग निकालते हैं ना, तो काउ, डॉग्स, बफेलो, गोट्स, ये डोमेस्टिक किस्म के, शरीफ किस्म के एनिमल लगते हैं, जो ह्यूमन बींग्स के बीच में मिलजुल के रहते हैं, उनको खाने को नहीं पड़ते हैं। तो सर इसका मतलब यहां से अगर हम अदर एनिमल्स देखें, तो हमें अदर एनिमल्स में भी इसी तरह के एनिमल्स डालने पड़ेंगे। मैं इसमें शीप डाल सकता हूं, क्योंकि सर हाँ ये एक डोमेस्टिक नेचर का एनिमल है, आप उसको यहां पे फिट कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई एग्जांपल बताएं जो मैं यहां फिट कर सकता हूं। सर और कोई डोमेस्टिक एनिमल मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, बताओ कोई। काउ, डॉग्स, बफेलो, गोट्स, और बताओ शीप। सर हॉर्स डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं, हॉर्स डाल सकते हैं। बच्चा कह रहा है सर कैट चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। डंकी चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। इसका मतलब आप प्रिंसिपल समझ गए। एक बच्चे ने कहा बेटा, ये बच्चा कह रहा है सर हैन डाल दूंगा, बताओ भाई हैन चला जाएगा? हैन डाल सकता हूं इसके अंदर। अब लगे हाथ प्रिंसिपल पे आ ही गए हैं, तो इसका थोड़ा सा जिक्र ही कर लें। एक बच्चे ने कहा सर हैन डाल दो इसके अंदर, डाल दूं हैन इसके अंदर? बच्चे ने कहा सर जाना तो चाहिए, कुछ ने कहा नहीं। बेटा जो नहीं बोल रहे हैं उनका लॉजिक मैं देता हूं। वो ये कह रहे हैं सर ये सारे के सारे ना एनिमल्स हैं, हैन एनिमल नहीं होती, हैन बर्ड की कैटेगरी में आ जाती है। तो क्या मैं इसको इसलिए यहां हैन डाल सकता हूं? फिर आप हैन डालोगे तो बेटा फिर आप स्पैरो भी डालोगे, फिर आप पैरेट भी डालोगे, चलते चलते थोड़े समय तक आप कौवे तक पहुंच जाओगे। तो आपको समझ आ रहा होगा नहीं सर अब आप उसके रेंज से बाहर चले गए, ये आपने बहुत ज्यादा वो कर दिया। तो जब मैं कहता हूं बिल्कुल सेम, तो इसलिए हैन नहीं डाला जा सकता यहां पर, क्योंकि प्रैक्टिकली समझे यहां पर क्या है सर, फिर वो इस कैटेगरी में फिट नहीं बैठेगी, क्योंकि ये एनिमल्स की बात हो रही है। इस प्रिंसिपल को बोला जाता है एडजस्टडम जनरिस। मेरा पर्पस है जानवरों की पहचान कराना नहीं था, मेरा पर्पस क्या था कि इस प्रिंसिपल को हम समझे। प्रिंसिपल, इससे आपको आइडिया समझ आएगा कि सर बेसिकली इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स कहता क्या है, ये किस तरह के प्रिंसिपल्स की बात कर रहा है। कि कानून पढ़ते समय कई बार ऐसी दिक्कतें आएंगी, और जब हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पढ़ेंगे, ये मैं सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा आपको, जब हम इतना सारा कानून पढ़ बैठे हों कि मैं आपको जगह जगह से एग्जांपल दे सकूं। अभी तक बेटा आपने पढ़ा ही कितना कानून है जो मैं आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स बताऊं। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में जो समस्याएं आएंगी, वो समस्याएं तब आप अप्रिशिएट कर पाओगे जब आपने कई सारे कानून पढ़े हुए होंगे। वैसे तो ये इंटर के अंदर भी नहीं पढ़ाना चाहिए था, पहले ये फाइनल में ही पढ़ाते थे इसको, जब बच्चा अच्छे खासे एक्ट पढ़ लेता था। लेकिन फिर लॉ मेकर्स की समझ, उन्होंने उठा के इसको इंटर में डाल दिया। जब इंटर का सिलेबस चेंज हुआ तो आईपीसी, जब ये आईपीसी हुआ करता था उसमें इंटरप्रिटेशन नहीं हुआ करता था, ना जनरल क्लॉजेस होता था, ये फाइनल के डोमेन में आता था कि बच्चा एक बार बहुत सारे कानून पढ़ ले, फिर वो इस प्रॉब्लम को समझ पाएगा कि हाँ कानूनों को पढ़ते समय अलग अलग प्रिंसिपल्स की अलग अलग जगह जरूरत होती है, तो वो उसका यूज करेगा। लेकिन फिलहाल डाला है तो मैंने आपको आइडिया दे दिया कि बेसिकली किस तरह से यूज होता है। तो ये हो गया हमारा सिलेबस। सर सिलेबस डिस्कस करने में 40 मिनट लगा दिया, बट आप सिलेबस पहले दिन तक डिस्कस करना ही पड़ेगा। तो हमने क्या कहा जी, मेरे पास दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक कॉर्पोरेट लॉ है 60 मार्क्स का, एक अदर लॉ है 40 मार्क्स का। कंपनी एक्ट हमारा यहाँ कवर्ड है सेक्शन 1 से 48 तक 60 मार्क्स के लिए, और अदर लॉज हमारे पास 40 मार्क्स के लिए कवर्ड है। अब एक बच्चे ने मेरे मैथमेटिक्स पर सवाल उठा दिया था, उसने कहा सर ये कैसे मैथमेटिक्स है, ऊपर लिख रहे हो 40, यहाँ 15 15 15 45 कर दिया, कारण है सर पेपर का पैटर्न पर डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा सर फिर वही चॉइस वाली बात आ रही होगी, तभी 45 लिखा है, तभी बेटा 45 लिखा है क्योंकि चॉइस इंक्लूडेड होती है, आप समझते हैं। तो हम बात कर रहे हैं एग्जाम पैटर्न की, सब पहले दिन करने वाली बातें ही हैं, उसके बाद एक बार सिलेबस शुरू हो जाना है, फिर हम एग्जाम पैटर्न वगैरह तो फिर लास्ट में डिस्कस करते हैं, जब पेपर सर पे आ रहा होता है, बच्चा खोल के देख रहा होता है पेपर कैसा आता है। तो पहले दिन में डिस्कस कर लूँ एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। अगर आप पेपर 2 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस की बात करें, तो बेटा ये दो पार्ट्स में डिवाइड होकर आता है, एक सेक्शन ए होता है इसके अंदर, एक सेक्शन बी होता है। एग्जाम पैटर्न में आपका जो पेपर है ये दो हिस्सों में आएगा, वन इज सेक्शन ए और अनदर वन इज सेक्शन बी। हाँ सर एक अदर लॉस का होगा, एक कंपनी एक्ट का होगा, नहीं ये सेक्शन उस हिसाब से नहीं डिवाइड किए गए कि एक अदर लॉ का होगा एक कंपनी एक्ट का होगा। सेक्शन ए आपका होगा एमसीक्यूज। ओ सर हमारे पास एमसीक्यूज भी आते हैं, आई थिंक बेटा पहली क्लास में आज उन्होंने अटेंड की है संजीत सर ने बात का जिक्र किया होगा कि सर हमारे पास इंटर के अंदर कुछ पेपरों के अंदर, या इनफैक्ट 4 पेपरों के अंदर अगर प्रिसाइसली बात करें तो लॉ, टैक्स, ऑडिट और ईआईएसएम, इन 4 में हमारे पास एमसीक्यूज भी आते हैं। तो 30 मार्क्स के वो आपसे एमसीक्यूज पूछता है, और इस वजह से बेटा ये पेपर जो आपका इंटर का लॉ का पेपर है, ये फाउंडेशन के मुकाबले पास करने में आसान होता है। इस बात को अब आप अप्रिशिएट करेंगे कि सर अगर 30 मार्क्स के पेपर में एमसीक्यू आ जाए ना, तो लॉ का पेपर पास करना आसान हो जाएगा, जो आप फाउंडेशन में भुगत के आ चुके हैं। कि सर अगर फाउंडेशन में लॉ का पेपर यही जो आपने पढ़ाया था ये एमसीक्यू होता, तो हम कहानी कहानी में पास कर जाते।
ये तो जब वो सेक्शन याद करने की आफत आती है ना, और डेफिनेशन याद करने की आफत आती है, केस स्टडी लिखने की आफत आती है, तब मुसीबत गले पड़ जाती है कि मन में भावनाएं भरी पड़ी होती हैं, बस शब्द नहीं मिल रहे होते कि सर कैसे मन में भावनाएं को आगे शब्दों में लिखें। लॉ के पेपर की सबसे बड़ी समस्या, अगर सर ये समस्या ही ना होती कि हमें एमसीक्यू आंसर करने होते, तो हमने कब का लॉ का पेपर चुटकियों में पास कर दिया होता, हमने पढ़ाई ना की होती बैठ के, क्योंकि सर क्लासेस सुनने ही बहुत थी। अब फायदा क्या होता है इंटर के अंदर और इनफैक्ट फाइनल के अंदर भी, बेटा अब फिर एग्जाम मेकर की समझ, उसने फाउंडेशन में नहीं डाला लॉ में एमसीक्यू, उसने इंटर में आके क्या किया, उसने इंटर के अंदर लॉ के अंदर आपका 30 मार्क्स का एमसीक्यू रख दिया। और इस वजह से अगर मैं आपको कहूं तो आपकी पूरी जर्नी में जो लॉ का पेपर है फाउंडेशन में, इंटर में और फाइनल में, आपका जो लॉ का एग्जाम होता है वो पास करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। यानी कि अगर आप फाउंडेशन में लॉ का एग्जाम पूरा कराते हैं ना, तो आप ये मान के चले आप लॉ की जो सबसे मुश्किल स्टेज थी, एक तो पूरा 100 मार्क्स थ्योरी, दूसरा कारण मैं बताऊं, आप लॉ में नए थे उस समय। आप समझिए आज से 10 महीना पहले, आज से 9 महीना पहले या 1 साल पहले जब भी आपने फाउंडेशन पढ़ना शुरू किया था, आपको लॉ की कितनी समझ थी? आपको शायद बिल्कुल बेसिक बातें भी नहीं पता थी, आपको सेक्शन, क्लॉज, सब सेक्शन, डेफिनेशन, केस के नाम सब समझाने पड़ते थे। बच्चे को मैंने पहले दिन केस पढ़ाया था सोलोमन वर्सेस सोलोमन, बच्चे ने मेरे से पूछा सर ये पेपर में आते हैं, या ऐसी कहानी सुना रहे हो बैठ के टाइम पास कर रहे हो? तो आप समझिए आप उस लेवल से उठ के आज 1 साल बाद किस लेवल पे खड़े हो। तो अब इसलिए आप समझेंगे अब हमारे लिए लॉ उतना मुश्किल नहीं रहा जितना उस समय होता था। आज हमारी लैंग्वेज भी काफी हद तक लॉ वाली हो चुकी है, हमें केस स्टडी लिखने भी आते हैं, तो उस वजह से भी हमारा लॉ का पेपर इंटर में आसान हो जाता है। और सिलेबस की बात करें तो सिलेबस ज्यादा होगा बेटा, सिलेबस में एक रत्ती भर का फर्क नहीं है। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ आवर्स की बात करूं, टोटल नंबर ऑफ क्लासेस की बात करूं, बुक्स की बात करूं, तो बिल्कुल डिट्टो सेम है। जितना फाउंडेशन में टाइम लगता है पढ़ाने में, सेम उतने का उतना टाइम ही इंटर में पढ़ाने में लगता है, और आपको भी उतना ही सिलेबस लगेगा। वहां भी सर हमें उन्होंने 5 एक्ट पढ़ा दिए थे, यहां भी लगभग वही 5 यूनिट बनते हैं, तो सिलेबस भी बिल्कुल सेम है, पैटर्न भी या कह लीजिए जो टाइम लगता है वो भी बिल्कुल सेम है, वही लगभग 60-70 लेक्चर्स के आसपास लगते हैं। और जो पेपर का पैटर्न है उसमें एमसीक्यू इंट्रोड्यूस हो जाने की वजह से पास करना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है, क्योंकि आप लोग ये बात रियलाइज करेंगे कि सर एमसीक्यू में जितने मर्जी मुश्किल वो बना लें, नाना करते भी बच्चा 30 में से 20-22 तो बना ही जाता है, और अगर अच्छे से वो पढ़ के गया हो तो कई बार पूरे भी ठीक निकाल जाता है, तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती। तो सर अगर 30 यहीं से आ गए तो वो जो पासिंग वाली मुसीबत होती है कि 40 पार होंगे कि नहीं होंगे, एटलीस्ट वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है। अच्छा दूसरी बात, क्या इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है? ये सर लें भगवान का नाम और मारें तुक्के बैठ के वहां पर, बेटा मजे की बात कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। उन्होंने कहा करो अपने मन की इच्छा पूरी, जितने तुक्के मार रहे हैं मार लो इसके अंदर। प्रैक्टिकली सर आप सब समझेंगे 30 के 30 अटेम्प्ट तो पक्के होने वाले हैं, कोई मजाल ही नहीं बच्चा यहाँ पे सवाल छोड़ है। कोई क्यों छोड़ के आएगा कि सर मैं तो 25 अटेम्प्ट करके आया, 5 ना मुझे आते नहीं थे, मैंने सोचा छोड़ो क्यों तुक्का मारे। नहीं बेटा, वहां बच्चा फिर कहता है ऐसी तैसी करागी दुनिया, भगवान के नाम लेता है, जो मन में शब्द आता है उस पर टिक मारता है। बच्चे तो पैटर्न निकाल रहे थे पेपर के अंदर कि सर मैंने ना एक पैटर्न निकाल लिया, उसको वो एलआर नहीं भूल रही होती कि सर मैंने क्वेश्चन में पैटर्न निकाला, हर तीसरे क्वेश्चन का आंसर ना बी था। मैंने कहा हाँ एलआर का पेपर बन रहा था ना, हर तीसरे क्वेश्चन का पेपर आंसर बी था, तो मैं उसके बेसिस पे भी कर तुक्का मारा। यही हरकतें करते जब आपको आता नहीं होता, बच्चा पैटर्न ढूंढ रहा होता है बैठ के पेपर में कि हाँ सर पैटर्न मिल गया मुझे पेपर के अंदर। कोई पैटर्न नहीं होता, बेवकूफ वाली बातें हैं वो सब कि पैटर्न होता है, लेकिन हम सर प्रैक्टिकली अटेम्प्ट करके आते हैं सारे के सारे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होती है। अच्छा दूसरा, अगर हम सेक्शन बी की बात करें तो सर ये होगा डिस्क्रिप्टिव, और अब इसलिए ये होगा 70 मार्क्स का वेटेज का। अच्छा इसके अंदर चॉइस आती है, इसके अंदर अभी हम बात करते हैं, इसके अंदर चॉइस आती है, इसके अंदर कोई चॉइस नहीं होती। 30 मार्क्स का पेपर आएगा, कोई वो नहीं होगा चॉइस, 30 के 30 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। इनफैक्ट 30 भी नहीं होते, कुछ क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं, कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, तो जनरली 20-22 क्वेश्चन इसके अंदर हमारे पास होते हैं, जनरली 20-22 क्वेश्चन इसके अंदर हमारे पास होते हैं। अच्छा एक इसके अंदर आजकल क्या करना शुरू किया, अभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, वो आपसे ना एक केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू पूछते हैं। केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू ये क्या होता है सर? इसमें क्या होता है बेटा, वो पूरे सिलेबस का, जनरली कंपनी एक्ट में से आता है, पूरे सिलेबस की एक कहानी बनाते हैं कि एक मिस्टर ए थे, उन्होंने सोचा एक बिजनेस स्टार्ट किया जाए, तो उन्होंने एक कंपनी सेटअप करने की सोची, उसके उनके एक ब्रदर थे, वो उनको भी साथ में इन्वॉल्व करना चाहते थे, लेकिन उनके पास कैपिटल नहीं थी, तो उन्होंने एक फलाने पर्सन को अप्रोच किया, फिर उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना इसको सेक्शन 8 कंपनी बना लें। एक ऐसी पूरी गाथा लिख देंगे, और उसके नीचे वो आपसे उसके अंदर एमसीक्यू पूछेंगे, और उस एमसीक्यू में वो आपको पूरे सिलेबस के एमसीक्यू बना देंगे। तो बेसिकली होता कुछ नहीं है, वही सीधे सीधे एमसीक्यू जो वैसे भी पूछे जा सकते होते थे, वो उन्होंने केस सिनेरियो बनाते हैं और उसके नीचे उसमें से एमसीक्यू पूछते हैं। सर जनरली ये केस सिनेरियो बेस्ड होते हैं,
ज्यादातर देखा गया बेटा एक आधा क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें केस सिनेरियो पढ़ने की जरूरत पड़ रही होती है कि हाँ आपको वहां से देखना पड़ता है कि केस सिनेरियो में क्या लिखा हुआ है। कुछ क्वेश्चन इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं कि केस सिनेरियो वाला पर सिनेरियो ना भी पढ़े ना वो एक पेज का, तो भी उसका आंसर आप कर सकते होते हैं। तो बेसिकली उन्होंने किया क्या, यही 1 और 2 मार्क्स के वो डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछते थे उनमें से पहले 5 क्वेश्चन उन्होंने केस सिनेरियो बेस्ड बना लिए। जनरली कई बार 1-1 मार्क्स के होते हैं, कई बार 2-2 मार्क्स के भी होते हैं, तो 10 मार्क्स के केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन वो इस तरह से कवर कर जाता है। बाकी फिर वो 1-1 मार्क्स के जो थोड़ा सा ट्रिकी होता है वो 2 मार्क्स का ऐसे करके एक एमसीक्यू की पूरी बुकलेट आपको पकड़ा देते हैं सेक्शन ए नाम से, और ये बुकलेट वो आपसे पेपर के एंड में वापस ले लेते हैं, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन बाहर नहीं आने देते हैं। और इसके लिए जो आपको साथ में एक ओएमआर शीट वो अलग से प्रोवाइड करते हैं, तो ओएमआर शीट के अंदर इसका वो देना होता है, तो ओएमआर शीट और क्वेश्चन पेपर दोनों के दोनों आपसे वहां पर सबमिट करा लेते हैं। फिर वो आपको एक नॉर्मल शीट और नॉर्मल क्वेश्चन पेपर देते हैं जैसे फाउंडेशन में मिला था, वो होता है डिस्क्रिप्टिव पार्ट के लिए जिसके अंदर हमारी वेटेज है 70 मार्क्स की। अब हुआ क्या, जब पहली बार ये पैटर्न चेंज हुआ, जब पहली बार ये एमसीक्यूज आए, जब स्टार्टिंग में इंटर आया था तो 100 मार्क्स का इंटर का पेपर होता था, फिर जब उन्होंने 30 मार्क्स का एमसीक्यू डाला, जो पहला पेपर आया बेटा उसमें एक बहुत बड़ी करामात हो गई, बच्चा बड़ा खुश, उसका पेपर आधा घंटा पहले कंप्लीट। क्योंकि आप ये बात समझते हैं कि सर ये 30 मार्क्स के एमसीक्यू और इन 30 मार्क्स की जगह अगर आप थ्योरी का क्वेश्चन डाल दो तो 30 मार्क्स के थ्योरी के क्वेश्चन लिखने में और 30 मार्क्स के एमसीक्यू अटेम्प्ट करने में जमीन आसमान का डिफरेंस लगता है। इधर 30 मार्क्स के एमसीक्यू तो हम लोग जो पहले 15 मिनट रीडिंग के मिलेंगे उसी में निपटा डालेंगे, इसका मतलब पेपर सीधा सीधा बचेगा, टाइम बचेगा, और वही हुआ बेटा, बच्चे का पेपर 2.5 घंटे में पूरा, वो बैठ के रिवाइज कर रहा है पेपर को, लाइनें मार रहा है उसके अंदर, मार्जिने ड्रॉ कर रहा है, मजे ले रहा है पेपर के अंदर, उसको बच्चे को एग्जामिनर अपना इंस्टीट्यूट को लगा ये क्या हो गया। अक्सर बच्चे आखिरी में छीन रहे होते थे पेपर, सर 2 मिनट और दे दो, 2 मिनट और दे दो, यहाँ कहानी अलग चल रही है, बच्चा आधा घंटा पहले बैठा हुआ है स्केल से लाइनें ड्रॉ करने में लगा हुआ है, क्योंकि 70 मार्क्स का थ्योरी का पेपर था। अब 70 मार्क्स का उन्होंने जब थ्योरी का पेपर बनाया तो ऑब्वियसली वो जल्दी खत्म होगा, क्योंकि 30 मार्क्स के जो एमसीक्यू में उतना टाइम थोड़ा ना लेंगे। लेकिन बेटा इंस्टीट्यूट एक ही अटेम्प्ट में सीख गया, उसने अगले अटेम्प्ट से जो पैटर्न बनाना शुरू किया इस 70 मार्क्स के लिए, बच्चे के फिर पसीने छूट गए, उसका अब 70 का भी पूरा नहीं हो रहा होता पेपर, वो कहता है पहले 100 का ही बच्चा पूरा कराता था, अब हमसे 70 का भी पूरा नहीं होता। क्योंकि उसने क्या किया बेटा, इस 70 मार्क्स के लिए उसने इतने क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए छोटे छोटे कि अब आपसे 70 मार्क्स का भी पेपर पूरा करने में आफत आती है। पैटर्न देखिए, पैटर्न क्या है इसके अंदर, क्या होगा आपके पास 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंपल्सरी रहेगा और रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस में से एनी 3 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी रहेगा, रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस में से एनी 3 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो जो कंपल्सरी क्वेश्चन होगा, पहले क्वेश्चन में कंपल्सरी में से आपको 19 मार्क्स का ये क्वेश्चन मिलेगा। 19 मार्क्स का क्वेश्चन कौन बनाता है सर, मेरा इंस्टीट्यूट है, हमारा इंस्टीट्यूट बनाता है। उसने कहा जी 19 मार्क्स का क्वेश्चन बनाऊंगा और इसके अंदर जनरली 4 पार्ट मिलेंगे आपको, 5 5 5 और 4, ये आपको इसका पैटर्न मिलेगा। कई बार इंस्टीट्यूट ने और हरकत करी, उसने कहा 4 4 4 4 3, पांचों ऐड कवर कर गया, कहता है एक एक सबसे पूछ लेता हूं, तो 19 मार्क्स का वो पेपर बनाता है। जनरली इस तरह का पैटर्न रहता है, तो कोई फिक्स नहीं है, कई बार 4 क्वेश्चन भी होते हैं, कई बार 5 भी होते हैं, कई बार बड़ी गंदी हरकत की होती है, इस 1 मार्क्स के अंदर, इस 4 मार्क्स के अंदर 1 मार्क्स के 4 पार्ट पूछे हुए होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे ट्रू फॉल्स टाइप्स। तो सर ये हमारा पहला क्वेश्चन रहता है 19 मार्क्स का कंपल्सरी क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करना ही करना होता है। उसके बाद जो रिमेनिंग 4 क्वेश्चन होते हैं, ये रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस होते हैं 17 मार्क्स ईच के। माय गॉड सर, ये पैटर्न बनाने वाले को पहले इनाम दो। उसने 19 मार्क्स का एक कंपल्सरी क्वेश्चन रखा और 17 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस रखे, जिसमें से कोई भी एनी 3 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। तो हमारे बेसिकली क्या हो गया सर, 17 इंटू 3 51 और 19 मार्क्स का वो, तो 70 मार्क्स का इस तरह से आता है प्रैक्टिकली। अब सर ये 4 क्वेश्चंस में पैटर्न क्या रहता है बेटा, 4 क्वेश्चंस ऑब्वियसली 17 मार्क्स ईच के हैं। इनके जो हमने पैटर्न देखे हैं पिछले आए हुए पेपरों में, एक पैटर्न रहता है 5 4 4 4 और कई बार इस 4 की जगह 2+2 हो जाता है, एक पैटर्न ये होता है क्वेश्चन का। फिर अगले क्वेश्चन में कई बार आप पैटर्न देखेंगे वो इस तरह का होता है 3 3 4 4 3, इस तरह का पैटर्न हमने देखा है। या कई बार इस 3 3 की जगह एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी देखा है आता हुआ कि एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके बाद उसी के अंदर 4 4 3 के क्वेश्चन है। फिर आपको इस तरह का पैटर्न मिलेगा 6 4 2 2 3, इस तरह का क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक पैटर्न आता है जहां पर आपके पास पहला क्वेश्चन होता है 2 और साथ में 1 मार्क्स का एक पार्ट इसके अंदर। फिर सर एक 3 नंबर का क्वेश्चन होता है, इसके साथ इंटरनल चॉइस होती है। फिर एक 2 का होता है, एक 2 का होता है, फिर 4 का होता है और एक 3 का होता है। सर ये क्या मजाक चल रहा है,
हम ये याद करके जाएंगे बेटा, मैं आपको बेसिकली समझाना क्या चाह रहा था, कोई पैटर्न नहीं है। बेसिकली वो आपसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, बच्चा कह रहा है सर सुडोकू खेल रहे, वही बट सुडोकू ही बना हुआ, क्या चल रहा है। तो बेसिकली कोई पैटर्न नहीं है, बस इतना पैटर्न है कि कंपलसरी क्वेश्चन 19 मार्क्स का है और बाकी क्वेश्चन 17 मार्क्स ईच के हैं। अब उस 17 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर वो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, जनरली हमने 6 तक देखा, इससे ऊपर नहीं देखा, किस तरह से क्वेश्चन बनाए कोई भरोसा नहीं है। और आप प्रैक्टिकली समझेंगे, अगर वो इस तरह पे उतर आया ना कि 2 1 3 2 2 4 3 इस तरह से बनाऊंगा, तो आप समझ रहे हैं सर 3 नंबर का क्वेश्चन आए या 4 नंबर का क्वेश्चन आए, अगर वो केस स्टडी का क्वेश्चन है तो लिखना तो उतना ही पड़ता है बेटा। 3 नंबर की केस स्टडी में छोटी नहीं हो जाएगी केस स्टडी, और 5 नंबर की केस स्टडी में आंसर बढ़ नहीं जाता, केस स्टडी तो केस स्टडी रहती है। तो जनरली यहां से इंस्टीट्यूट ने आपका खेलना शुरू किया। उसने क्या किया, वही केस स्टडी जो वो पहले 5 की पूछ लेता था, अब वो 3 की पूछ लेता है। वही क्वेश्चन जो पहले वो 4 का पूछ लेता था, अब वो 2 में पूछ लेता है। तो प्रैक्टिकली सर अगर वैसे थ्योरी बेस्ड हो, चलो वहां पे हम फिर भी थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, लेकिन वो थ्योरी पूछता कहां है, वो आधे से ज्यादा तो केस स्टडी क्वेश्चन पूछता है। तो सर वो केस स्टडी का क्वेश्चन अगर वो पहले 4 का पूछता था तो भी हम उतना लिखते थे, अब वो 3 का पूछेगा तो भी हम उतना लिखेंगे, 5 का पूछा होता तो भी हमने उतना लिखना था। लेकिन सर वो 2-3 के पूछने की वजह से पेपर हो जाता है लंबा, और फिर वही प्रॉब्लम, अब 70 मार्क्स का पेपर भी सर 3 घंटे में नहीं निपटता, तो पैटर्न लंबा होता है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या आती है सर, क्योंकि क्वेश्चन छोटे हैं तो छोटी छोटी बातें भी पकड़ी जा सकती हैं। एमसीक्यू में तो छोटी छोटी बातें पकड़ी ही जा सकती हैं 1-1 नंबर की वजह से, और 2 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन, और इसमें से आपको बताया मैंने यहां पर भी 4 में 1-1 के 4 कर देता है। तो बहुत छोटी छोटी बातें, कितने डे में फाइल करनी होती है, कितना समय होता है, तो वो डेज वाले क्वेश्चन, लिमिट्स वाले क्वेश्चन, बिल्कुल छोटी छोटी बातें जो वो नहीं पूछ सकता था पहले, क्योंकि उसको 3-4 का क्वेश्चन बनाना पड़ता था, अब वो छोटी छोटी बातें भी पूछेगा। इसका मतलब सर पेपर में प्रॉब्लम एमसीक्यू आने से फायदा ये होता है कि ठीक है थ्योरी नहीं याद रखनी पड़ती, लेकिन छोटी बातें पकड़नी पड़ती हैं, क्योंकि एमसीक्यू में प्रॉब्लम क्या आएगी सर, छोटी बात भी पूछ सकता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो एमसीक्यू आने से बेनिफिट भी हुआ है इन दिस सेंस कि जिस बच्चे को थ्योरी रटने में बहुत मुश्किल आती थी, उसके लिए टू दैट एक्सटेंट समझने वाला काम बन गया। और ये 1-1 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन भी अगर उसने समझ रखे हैं तो ऑब्वियसली वो आंसर कर देगा इनको। हाँ उसको थ्योरी की जरूरत पड़ेगी या केस स्टडी की जरूरत पड़ेगी, उसका पैटर्न, उसका ये कह लीजिए कि प्रोपोर्शनेट काफी कम हो गया इस पैटर्न की वजह से। हाँ ड्रॉबैक ये आया कि सर पहले ऊपर ऊपर से पढ़ के भी काम चल जाता था, क्योंकि 4 नंबर के क्वेश्चन में थोड़ा बहुत हम इधर उधर लिख भी देते थे, पता नहीं चलता था। लेकिन अब जब क्वेश्चन आएगा ही 1 नंबर का, आएगा ही 2 नंबर का, एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आएगा, तो फिर थोड़ा ना घुमा लेंगे सर हम एग्जामिनर को, फिर तो मुद्दे की बात ही लिखनी पड़ेगी और उसी पे मार्क्स मिलेगा। तो वो इस पैटर्न में ड्रॉबैक हो गया कि सर इसमें हमें ज्यादा डीपर नॉलेज चाहिए होगी, चीजों को ऊपर ऊपर से पढ़ के काम नहीं चल सकता, छोटी छोटी बात भी हमें याद रखनी पड़ेगी। तो ये हो गया सर हमारा पैटर्न, जहां हमने पैटर्न की बात करी। सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ, सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया, पैटर्न डिस्कस कर लिया। तीसरा आ जाते हैं हम अमेंडमेंट्स के ऊपर। थर्ड हम बात करते हैं अमेंडमेंट्स की अपनी। अमेंडमेंट्स की क्या कहानी है बेटा, अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो बेसिकली 2 ही सब्जेक्ट हैं इंटर के अंदर जो अमेंडमेंट में ज्यादा परेशान करेंगे। थोड़ा सा ऑडिट में मान लेंगे कि ऑडिट में भी कंपनी लॉ आता है, अगर उस पोर्शन में उस वाले यूनिट में कुछ चेंज आ गया तो हल्का फुल्का ऑडिट में, अदरवाइज बाकी तो लॉ और टैक्स ऐसे सब्जेक्ट हैं जो अमेंड होते हैं, बाकी तो सब सालों से वैसे ही चलते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता। अब अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो अमेंडमेंट्स में क्या कहानी है कि सर मान लीजिए हम नवंबर 22 का एग्जाम देने बैठ रहे हैं, ठीक है, मैं साथ साथ बेटा मई 22 भी कवर कर ही लेता हूं, क्या पता कोई मई 22 वाला भी हो। तो मई 22 या नवंबर 22 एग्जाम अगर हम कवर कर रहे हैं, तो मई 22 के लिए सर हमारी अमेंडमेंट्स आती हैं 31 अक्टूबर 2021 तक की, और नवंबर 22 के लिए हमारी अमेंडमेंट्स आती हैं 30 अप्रैल 2022 तक की। तो मैं इसी की मेजर बात करता हूं, यानी कि सर अगर हम नवंबर 22 की तैयारी कर रहे हैं तो इंस्टीट्यूट बिल्कुल लास्ट दिन तक वाली अमेंडमेंट नहीं पूछता है, वो 6 महीने पहले तक वाली अमेंडमेंट ही पूछता है। और सर हमारे सिलेबस में अमेंडमेंट कहां आती है बेटा, हमारे सिलेबस में अमेंडमेंट आएगी तो वो कंपनी एक्ट में आएगी। बाकी एक्ट तो आप समझ रहे हैं 1872 1881 कौन सी सदियों के बने हुए एक्ट है, उनमें कुछ अमेंडमेंट नहीं होता, वो तो एज इट इज चलते रहते हैं। हाँ अमेंडमेंट आएगी तो कंपनी एक्ट में आएगी। अब जनरली बेटा पिछले कई सालों से अमेंडमेंट एक्ट, हर साल कंपनी एक्ट अमेंड होता था, 2015 में हुआ, 17 में हुआ, 19 में हुआ, 20 में हुआ, अब जाके थोड़ा सेटल हो गया है। प्रैक्टिकली मुझे नहीं लगता कोई लंबी चौड़ी अमेंडमेंट अब आने वाली है, तो ज्यादातर जो सिलेबस हम पढ़ेंगे अमेंडेड ही होगा। हाँ छोटी मोटी कोई रूल में अमेंडमेंट आएगी तो वो साथ साथ में कवर करता रहूंगा, तो अमेंडमेंट की टेंशन लेना आपकी बिल्कुल बात नहीं है। जो 30 अप्रैल 2020 तक 22 तक की रेलेवेंट अमेंडमेंट्स होंगी वो सारी की सारी अमेंडमेंट्स हम क्लास में ही कवर करेंगे। हाँ कई बार क्या होता है, मान लीजिए बेटा एक
इस एक्ट के अंदर 50 अमेंडमेंट्स आ गई 30 अप्रैल 2022 तक। जनरली रूल्स में अमेंडमेंट आती है, क्योंकि एक्ट को बदलने के लिए तो ऑब्वियसली पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होता है, तो वो तो लंबा प्रोसीजर होता है। कभी कभी साल में एक आधी बार कभी एक्ट आया तो आया। रूल आप समझते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट खुद चेंज कर सकती है, तो रूल्स में कई बार अमेंडमेंट वो करती रहती है, और रूल्स हमारे सिलेबस में होते हैं इंटर लेवल पे। तो रूल्स में ज्यादातर अमेंडमेंट रूल बेस्ड होंगी, तो वो मेरा काम है, आप थोड़ा ट्रैक करेंगे कि हाई है कि नहीं, वो मैं कराऊंगा। मान लीजिए 50 रूल्स में अमेंडमेंट आ गई है, 50 जगह छोटे छोटे अमेंडमेंट आ गई, तो जनरली बेटा इंस्टीट्यूट क्या करता है, ये 50 की 50 आप पे अप्लाई नहीं करता। एक तो सर इनमें से पहले तो हमें 1 से 148 सेक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग वाली ही पढ़नी है, बिल्कुल। और उनमें भी कई बार इंस्टीट्यूट क्या कहता है कि ये वाली जो चीज है ये मैं बच्चे से नहीं पूछूंगा, ये कई बार उसके स्कोप के बाहर जाती है, तो वो हम जनरली गेस कर लेते हैं, गोइंग बाय और एक्सपीरियंस हम गेस कर लेते हैं कि इंस्टीट्यूट ये वाली बात इंटर पे अप्लाई नहीं करेगा, तो वो चीजें मैं जनरली नहीं पढ़ाता हूं। और इस चीज को क्लियर करने के लिए इंस्टीट्यूट लास्ट में बेटा एग्जाम से पहले 2 महीना पहले, अगर हम नवंबर की बात कर रहे हैं तो सितंबर तक एक आरटीपी इशू करता है। फाउंडेशन में आई होगी आप लोगों के पास, नहीं तो ऑनलाइन तो ज्यादातर बच्चों ने देखी होती है। उस आरटीपी में वो स्टार्टिंग में क्या बताता है कि 30 अप्रैल तक जो अमेंडमेंट आ गई 4 महीने पहले, उनमें से कौन कौन सी अमेंडमेंट मैं नवंबर 22 में अप्लाई करूंगा। तो इससे और क्लियरिटी हो जाती है कि यहां तक जो अमेंडमेंट्स हम पढ़ के आए थे उसमें से कौन सी अप्लाई होगी नवंबर 22 के अंदर। तो पहले तो क्या होगा, मैं गेस बेसिस पर आपको मेजरली पढ़ा दूंगा 30 अप्रैल तक। अगर उसके अंदर कोई चीज कटी या कोई एक आधी जुड़ गई जो मैंने अपने हिसाब से नहीं पढ़ाई होगी, तो वो मैं आपको पेपर से पहले ऑब्वियसली जब रिवीजन वीडियो बनाएंगे या अलग से वीडियो बनाकर, डिपेंडिंग अपॉन कितनी है, अगर तो एक आधी है तो रिवीजन लेक्चर में कवर कर दूंगा, या छोटी सी वैसी 2 मिनट की वीडियो बना के बता दूंगा कि भैया ये चीज चेंज हो गई, ये चीज ध्यान रखना। अगर काफी हो गई, वैसे काफी होंगी नहीं, क्योंकि वो जनरली तब होता है जब कोई एक्ट आ जाता है बीच में नया। तो अगर जो छोटी मोटी कोई कमी पेशी रह गई कि हाँ एक हमने कवर की नहीं थी, या कवर की थी वो अप्लाई होती नहीं है, तो वो आरटीपी के बेसिस पर लास्ट में मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा पेपर से 2 महीना पहले जब आरटीपी आएगी। तो ये हो गया हमारे अमेंडमेंट्स की कहानी। तो सर अमेंडमेंट्स यानी कि अभी जो हम कंपनी एक्ट पढ़ेंगे वो पूरा का पूरा अपडेटेड पढ़ेंगे। हाँ ऑब्वियसली अगर मैं जनवरी में शुरू, हम जनवरी में है, फरवरी में शुरू करेंगे, मार्च में शुरू करेंगे कंपनी एक्ट, तो उस समय तक जो अमेंडमेंट होगी वो साथ साथ में पढ़ाता जाऊंगा। हाँ हाँ ऑब्वियसली उसको पढ़ाने के 1 महीने बाद तक, ऑब्वियसली 30 अप्रैल तक हमारा सिलेबस लगभग चल ही रहा होगा। जो भी चेंजेस आते रहेंगे वो साथ साथ मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा कि ये जगह पे थोड़ा बहुत जो रूल्स में चेंज है वो होता जा रहा है। और 30 अप्रैल के बाद वाले जो चेंजेस है वो तो वैसे ही हमारे ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे, वो हमारे नेक्स्ट अटेम्प्ट जो होगा फिर May 23 उसके लिए रेलेवेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो 31 फिर अक्टूबर 2022 तक जो अमेंडमेंट्स बनती होंगी वो May 23 के लिए अप्लाई होंगी। ठीक है जी, यहां तक हमारी बात क्लियर होगी अमेंडमेंट्स के लिए। नेक्स्ट सर आप कौन कौन सी बुक्स देने वाले हो, बुक्स का क्या किया जाए। अभी तो बड़ा प्रैक्टिकली आपके पास कोई बुक नहीं आई, नेक्स्ट वीक तक बुक्स हम आपको देना शुरू कर देंगे। एक तो इंस्टीट्यूट की आईसीआई की बुक आएगी, वो तो जो ऑब्वियसली जब आप रजिस्टर कराएंगे तो आईसीआई की बुक आती है, ज्यादातर बच्चे पढ़ते नहीं है आईसीआई की बुक, क्योंकि प्रैक्टिकली सिर्फ जो आप बुक दोगे उसका क्या फायदा। सिलेबस तो बेटा आईसीआई की बुक ही है, इसलिए मैं मना कभी नहीं करूंगा आईसीआईसी की बुक पढ़े, आईसीआई की बुक पढ़े। ऑब्वियसली सिलेबस तो रेलेवेंट वही रहता है, लेकिन हाँ उस सिलेबस को सिंपल भाषा में कन्वर्ट करके, उसके अंदर पॉइंट्स में कन्वर्ट करके, साथ में क्वेश्चन लगा के हम अपना पूरा जो मटेरियल बनाते हैं वो आईसीआई के बुक के बेस्ड ही बनाते हैं। तो मैं जो आपको अपनी बुक्स दूंगा, इस बार मैं आपको इंटर के अंदर टोटल 3 बुक्स मिलेंगी। इंटर के अंदर आपको 3 बुक्स मिलेंगी। एक पहला पार्ट होगा अदर लॉस की बुक का, पार्ट 1 अदर लॉस की बुक का होगा, ये आपका रेडी है, ये आपको नेक्स्ट वीक तक मिल जाएगा अदर लॉस का। और फिर हम आपके पास जो कंपनी एक्ट है ये 2 पार्ट्स में आएगा। कंपनीज एक्ट जो है ये 2 पार्ट्स में आएगा, एक होगा पार्ट 2A और एक होगा पार्ट 2B। इसमें क्या है, जो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 4 यूनिट्स हैं, तो 2 यूनिट मैंने यहां डाल रखे हैं, उसके 2 यूनिट मैंने यहां डाल रखे हैं। बेसिकली 5 चैप्टर्स इसमें कवर्ड हैं और 5 चैप्टर कंपनी एक्ट के इसके कवर्ड, सिर्फ कन्वीनियंस के लिए हमने इसको 2 हिस्सों में बांटे ताकि बुक बहुत ज्यादा टफ ना हो जाए। तो ये 3 पार्ट्स में आपको बुक मिलेगी, पार्ट 1 अदर लॉस की और पार्ट 2A और 2B कंपनी एक्ट के जो आपको मिलेंगे। अच्छा सर क्वेश्चन बैंक का क्या करें, क्योंकि जो बच्चा फाउंडेशन में मेरे से पढ़ा हुआ उसने देखा होगा सर क्वेश्चन बैंक तो हम पढ़ के गए थे। कितने बच्चे बेटा पहली बार तो रियलिटी में पढ़ के गए थे, क्योंकि जो पढ़ के गए होंगे उन्होंने ये रियलाइज भी किया होगा सर पेपर तो आता है उसमें से एज इट इज वही के वही क्वेश्चन काफी हद तक उतरे होते हैं या बिल्कुल मिलते जुलते होते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट का पैटर्न बेस्ड एग्जाम रहता है। तो क्वेश्चन बैंक हम लोगों ने डिस्कस किया था। इस बार मैंने क्या किया बेटा, फाउंडेशन में जनरली मैंने जो देखा बच्चा क्वेश्चन बैंक क्यों नहीं करता, जो मैंने रियलाइज किया ज्यादातर बच्चा क्वेश्चन बैंक नहीं करता, उसका कारण क्या होता है कि सर जब में हम बुक पढ़ते हैं ना, चैप्टर खत्म करते हैं, तब तक हम इतने थक गए होते हैं हम सोचते हैं क्वेश्चन बैंक बाद में कर लेंगे, वो बाद कभी आता ही नहीं सर। फिर जब हम क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं तब तक हम चैप्टर भूल चुके होते हैं। तो जनरली मैंने इस बार क्या किया है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक मैंने इन्हीं बुक्स के अंदर इंक्लूड कर दिया है।
यानी कि जहां पर चैप्टर खत्म होगा उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म होने के बाद ही वो 20-25 क्वेश्चन आपको वहीं लगे हुए मिल जाएंगे। ऐसे ही हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ेंगे तो नेगोशिएबल एक्ट के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और फिर एक क्वेश्चन बैंक नाम से जितने आरटीपी एमटीपी आए हैं, अराउंड 50 क्वेश्चन मेरे पास शायद नेगोशिएबल में है, वो साथ में लगे हुए मिल जाएंगे। सेम जनरल क्लॉजेज एक्ट और इंटरप्रिटेशन के साथ होगा। फिर जब आप बात करेंगे कंपनी एक्ट की तो कंपनी एक्ट में भी ऐसे ही होगा, जैसे जैसे यूनिट कंप्लीट होता जाएगा, यूनिट 1 कंप्लीट हुआ, मान लीजिए इसमें चैप्टर 1, 2 और 3 ऑफ कंपनी एक्ट आते हैं तो उसके जो क्वेश्चन बनते हैं क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा आपको उसके साथ वहीं पर ही। मेरा पर्पस क्या है कि सर लास्ट टाइम जो हमने फाउंडेशन में जो हम प्रॉब्लम झेलते हैं कि बच्चा साथ साथ नहीं करता क्वेश्चन, वो कोशिश करता है क्वेश्चन बैंक बाद में करूंगा, उसका उतना बेनिफिट नहीं आता। तो मेरा इसका पर्पस क्या है कि इस बार मेरा जो क्वेश्चन बैंक होता है वो मैं इंटर के अंदर जनरली क्या करता हूं कि अदर लॉस का और कंपनी एक्ट का जो ये पार्ट बी आएगा उस पर क्लियरली लिखा होगा क्वेश्चन बैंक इंक्लूडेड, तो वो क्वेश्चन बैंक आपको इसके अंदर ही इंक्लूडेड मिलेगा। हाँ, हमारी क्वेश्चन बैंक की अलग से बुक भी आती है, वो उन स्टूडेंट्स के लिए होती है बेटा जो हमसे क्लासेस नहीं लेते हैं, मार्केट में परचेज करना चाहते हैं क्वेश्चन बैंक, उनके लिए है। बिल्कुल सेम क्वेश्चंस हैं, एक पैसे का अंतर नहीं है। तो जनरली बच्चा कई बार क्या कहता है सर क्वेश्चन बैंक की बुक तो है, हमें क्यों नहीं दी गई? क्योंकि आपके लिए अगर आप क्लासेस ले रहे हैं तो इस स्टडी मटेरियल के अंदर ही पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक इंक्लूडेड है। ये क्वेश्चंस इनफैक्ट फिल्टर कर कर कहां किस किस चैप्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग बनते हैं उस चैप्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग ये फिल्टर करके वहां लगाए गए हैं। ठीक है जी, ये हो गया हमारे बुक्स की बात। सर चार्ट्स की, चार्ट का बेटा मैं इसके लिए डेवलप करा रहा हूं, चार्ट अभी तक पूरे डेवलप नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली आपके अटेम्प्ट तक काफी हद तक बन जाएंगे, जितने बनते जाएंगे वो बना दूंगा। अदरवाइज हमने मैराथन बना रखा है तो मैराथन के साथ चार्ट्स ना भी हो तो मैराथन के बेसिस पर ही पूरा का पूरा आपका रिवाइज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है इसके अंदर। अच्छा, दूसरी बात, नेक्स्ट हमने क्या बात करनी थी सर? हमने अमेंडमेंट्स बात कर ली, बुक्स की बात कर ली और टेस्ट की बात। टेस्ट का कैसे करना है? टेस्ट का अगेन वही रहेगा बेटा, साथ साथ टेस्ट होते रहेंगे। जहां जहां आप यूनिट कंप्लीट करेंगे, मान लीजिए हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट एड कंप्लीट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट एड की मैराथन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा रिवीजन के लिए और साथ के साथ इसका टेस्ट आपको प्रोवाइड हो जाएगा, टेस्ट आप देंगे। सिमिलरली फिर ऐसे ही जैसे हम यूनिट 2 करेंगे नेगोशिएबल का तो यूनिट वाइज टेस्ट होंगे, यानी कि 4 टेस्ट आपके एक तरह से अदर लॉस के होंगे और ऐसे ही 4 टेस्ट आपके कंपनी एक्ट के होंगे। और लास्ट में जब एक बार सिलेबस पूरा हो जाता है, जिस तरह से हमने फाउंडेशन की टेस्ट सीरीज लगाई थी वो एक अलग टेस्ट सीरीज होगी, जहां पर एक बार दोबारा से सारा सिलेबस रिवाइज करने के लिए एक अलग अलग टेस्ट सीरीज चल जाएगी। तो प्रैक्टिकली जब तक हम कोर्स कर रहे हैं तो हमारा विद कोर्स 8 टेस्ट बनते हैं टोटल, 4 अलग अलग यूनिट्स के अदर लॉस के और 4 जब यूनिट पूरे होंगे हमारे कंपनी एक्ट के, यूनिट 1, यूनिट 2, 3 और 4, तो वो हर यूनिट के बाद आपको कॉरेस्पॉन्डिंगली उसका मैराथन या उसकी रिवीजन वीडियो और उसके साथ में टेस्ट आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो टेस्ट साथ साथ कंप्लीट होते जाएंगे, टेस्ट ऑब्वियसली चेक करके सारे के सारे वापस मिलेंगे। रिवीजन की हमने बात कर दी कि रिवीजन की वीडियोस आपको साथ साथ मिलती रहेंगी जैसे जैसे आप यूनिट पूरा करते चले जाएंगे, और साथ में लास्ट में इन सारा का कंपाइल करके जो मैराथन है वो मैराथन रिवीजन भी आपको मिलती है, अदर लॉस की अलग मिलती है और कंपनी एक्ट की पूरी अलग मिलती है। सर फिजिकल क्लासेस कब शुरू होंगी? बेटा फिजिकल क्लासेस कब शुरू होंगी उसके लिए मैं अथॉरिटी नहीं हूं, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं दिल्ली के, उनको खुद को मेरे ख्याल से भी तबीयत उनकी ठीक नहीं चल रही, उनसे पूछो, अगर वो ऑर्डर देंगे तो मैं खोल पाऊंगा, उनके ऑर्डर के बिना क्लास नहीं खोल पाएगी। मेरे हाथ में थोड़ी ना कोरोना ठीक होगा कि नहीं होगा इस देश में से। हाँ जी, और बताएं, ये हो गया सर हमारा इंट्रोडक्शन पूरा, बस इसके अलावा कोई डाउट है तो बताएं, अदरवाइज मैं सिलेबस शुरू करने जा रहा हूं। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अदर लॉस के साथ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शुरू करते हैं। कोई और छोटा मोटा डाउट हो तो बताइए, अदरवाइज मेरे पास अभी आधा घंटा है, हम क्लास शुरू करते हैं, बताइए। मेरी तरफ से जितनी मुझे बेसिक बातें बतानी थी आपके सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, वो सब मैंने कर लिया कंप्लीट। हम शुरू करने जा रहे हैं कोर्स के साथ। कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज मैं कोर्स शुरू करूं। हाँ जी, कुछ है? नहीं सर, कोई डाउट नहीं आया अभी तक। चलिए फिर शुरू करते हैं। सर 1 घंटा हो गया तो क्या करें बेटा? 1 घंटा हो गया तो इसका मतलब ये बेटा बच्चा कह रहा है सर छोड़ दो। नहीं नहीं, ऐसे थोड़े ना छोड़ दूंगा, 4 बजे तक का स्लॉट है, 4 बजे पहले नहीं छोड़ूंगा, कई बार 4:15 तक भी जाएगा। सर रिजल्ट तक का टारगेट क्या है? हाँ, रिजल्ट तक का टारगेट क्या है बेटा? रिजल्ट तक का जनरली टारगेट ये रहता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कराना ही कराना है, अगर टाइम सफिशिएंट हुआ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म कराने में जनरली 13 क्लासेस लग जाती हैं, अगर टाइम सफिशिएंट हुआ तो उसके बाद मुझे नेगोशिएबल भी करा लेता हूं मैं, कई बार कवर हो जाता है डिपेंडिंग ऑन जल्दी डेट आ जाती है। अच्छा, फिलहाल जो मैं आपका यहाँ सिलेबस की बेटा मैं बात करूं तो बाकी सिलेबस सब्जेक्ट्स के मुकाबले कम होता है लॉ का सिलेबस। हाँ, क्योंकि क्लासेस रेगुलर होती हैं तो मैं इसलिए लेंथ कम कर देता हूं। जनरली अभी जो रहेगा आपकी, जब तक रिजल्ट नहीं आता
तो मैं जनरली रेगुलर क्लास नहीं लूंगा। मेरा पर्पस ये, क्योंकि अगर मैं रेगुलर लेना शुरू कर दूंगा तो मेजर पोर्शन हमारा यहीं खत्म हो जाता है, तो वो मैं नहीं चाहता होता अभी कि इतना सारा अभी रिजल्ट आया नहीं बच्चे के साथ, पहले वो करा लिया जाए। तो मेरा टारगेट जनरली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और नेगोशिएबल ही रहता है। इसकी मैं टोटल बात करूं तो 20 क्लासेस लगती हैं, एक लगभग 7 इसकी होती हैं, 12 to 13 इसकी होती हैं। तो ओवरऑल ये तो पूरा करेंगे ही करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो कोई दो राय नहीं है, ये तो हम रिजल्ट से पहले पूरा करेंगे ही करेंगे। नेगोशिएबल डिपेंड करता है डिपेंडिंग अपॉन कि रिजल्ट कितना लेट आता है। अगर थोड़ा सा लेट हो जाएगा, हफ्ता एक लेट चला गया, तो ये भी निपटा देंगे। अगर स्टार्टिंग में ही आ गया, पहले वीक में ही आ गया, तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पर रखेंगे और रिजल्ट आने के बाद फिर मैं शुरू करूंगा कंपनीज एक्ट से, पूरा कंपनीज एक्ट कंप्लीट करेंगे। उसके बाद वापस हम आएंगे नेगोशिएबल पर, जनरल क्लॉजेस पर और इंटरप्रिटेशन। भाई जनरल क्लॉज और इंटरप्रिटेशन तो वैसे ही लास्ट में पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि वो इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है, ये तो हर हालत में ही लास्ट में पढ़ाने हैं। ये एक चीज है डिपेंडिंग अपॉन कि अगर रिजल्ट जल्दी आ गया तो ये हम बाद में करेंगे, अगर रिजल्ट पहले काफी लेट आया, मतलब हफ्ता 10 दिन लेट हो गया, सेकंड वीक तक चला गया फेब में, तो उस केस में मैं नेगोशिएबल भी आपसे करा दूंगा, डिपेंडिंग अपॉन कितनी क्लासेस अवेलेबल हो पाती हैं या बाकी टीचर्स का क्या है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होगी, जनरली हमने देखा है कि संचित सर को क्लास लंबी चाहिए होती है, क्योंकि उनको जीएसटी चाहिए होता है, तो धीरे धीरे फिर क्या होना शुरू होता है, आपकी टैक्स की क्लास लंबी होनी शुरू हो जाती है। मेरे वाले स्लॉट बचता नहीं है प्रैक्टिकली, बच्चा आप लोग इतने थक जाते हैं तो फिर आप रोना शुरू कर देते हैं कि नहीं सर लॉ की क्लास मत लो। मेरा एक्सपीरियंस जनरली ये रहा है कि बच्चा नहीं अटेंड कर पाता, स्टार्टिंग में आदत नहीं पड़ती। चलिए देखेंगे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो हम कंप्लीट करेंगे ही करेंगे, तो ये हमारे पास था। सर फाउंडेशन वाला कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिवाइज करेंगे? नहीं जी, फाउंडेशन वाला कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिवाइज नहीं करेंगे। 1 से 75 वाला जो है मैं प्रिज्यूम करके बैठा हूं, इतना तो आपको आता होगा, प्रैक्टिकली ये यूज भी नहीं होता है। जहां जहां मुझे जिक्र की जरूरत पड़ेगी वहां पे उस सेक्शन को मैं रिवाइज करा दूंगा। बाकी इसका एज सच कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता नहीं है, वो पूछेगा नहीं, वो आपसे सीधा सीधा जो चैप्टर्स के पार्ट बनते हैं उन्हीं से ही पूछेगा। तो फाउंडेशन वाला लॉ हम यहाँ पे रिवाइज नहीं करेंगे, कंपनी एक्ट जरूर करेंगे क्योंकि वो सिलेबस का पार्ट है। आइए शुरू करते हैं अपना अदर लॉस का पहला चैप्टर जो हम शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज बेलमेंट एंड प्लेज। बेलमेंट एंड प्लेज, इंडेमनिटी गारंटी नहीं करा रहा, पहले हम बात कर रहे हैं बेलमेंट एंड प्लेज की। सेक्शन 148 से 181, बेलमेंट एंड प्लेज सेक्शन 148 से 181। आइए पहले डेफिनेशन करते हैं। अगर हम बेलमेंट की डेफिनेशन करें तो बेलमेंट हमारे पास डिफाइंड है अंडर सेक्शन 148। डिफाइन करते हैं बेलमेंट होता क्या है। अगर मैं बेलमेंट को डिफाइन करूं तो बेलमेंट की डेफिनेशन के लिए पहले मैं आपके सामने एक चार्ट ड्रॉ करता हूं, उस चार्ट में से हम एक एक वर्ड को एनालाइज करेंगे। बेलमेंट होता क्या है? बेलमेंट ऑब्वियसली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पर एक पार्टी डिलीवरी करती है अनदर पार्टी को। वन पार्टी मेक्स अ डिलीवरी टू अनदर पार्टी। सर किस चीज की डिलीवरी करती है? डिलीवरी करती है ऑफ गुड्स। इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पार्टी मेक्स अ डिलीवरी ऑफ गुड्स। इसको हम ऐसे लिखते हैं, डिलीवरी ऑफ, किस चीज की? गुड्स। यस, ऑफ को बीच में डाल देता हूं। मेक्स अ डिलीवरी ऑफ गुड्स टू अनदर पार्टी, और क्यों करती है? फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। मेक्स अ डिलीवरी ऑफ गुड्स टू अनदर पार्टी फॉर अ particular purpose. One party makes delivery of goods to another person for a particular purpose upon a contract, और ये डिलीवर करते समय वो एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं upon a contract, और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिसाइड करते हैं कि when the purpose is fulfilled, when the purpose is fulfilled या accomplished, when the purpose is fulfilled, या हम लिख सकते हैं when the purpose is accomplished, जब वो पर्पस पूरा हो जाएगा तो इन गुड्स के साथ क्या किया जाएगा? ये जो गुड्स हैं दे विल बी रिटर्न्ड बैक, ये गुड्स वापस कर दिए जाएंगे, रिटर्न्ड बैक टू द पर्सन डिलीवरिंग देम। जिस पर्सन ने इसको डिलीवर किया था आपको, आप ये गुड्स उसको वापस कर देंगे। तो ये हुई हमारी डेफिनेशन कि सर बेसिकली क्या होता है बेलमेंट में, एक कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर एक पार्टी डिलीवरी करती है गुड्स की दूसरी पार्टी को फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, और इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ, इस कंडीशंस के साथ डिलीवर करती है कि जब ये पर्पस अकम्प्लिश हो जाएगा, जब ये पर्पस पूरा हो जाएगा, तो ये गुड्स वापस कर दिए जाएंगे उस पर्सन को जिसने ये गुड्स डिलीवर किया है। एक तो सर यहां से बात समझ आती है कि बेसिकली ये सेल तो नहीं है,
बेसिकली ये सेल तो नहीं है, क्योंकि यहां एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए गुड्स दिए जा रहे हैं और गुड्स को वापस लेने की बात भी की जा रही है। तो यहां पर बेसिकली ओनरशिप तो ट्रांसफर नहीं हो रही है, यहां पर गुड्स की पोसेशन ट्रांसफर हो रही है और एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए ट्रांसफर हो रही है। उसको हम बोलते हैं देयर इज अ डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट, कि जब ये पर्पस फुलफिल हो जाएगा, अकम्प्लिश हो जाएगा, गुड्स को रिटर्न बैक किया जाएगा। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, और यहां बड़ा थोड़ी सी जगह छोड़ देना कि मुझे कुछ चीजें ऐड करवानी है, ठीक है जी। थोड़ा सा जगह छोड़ के 2-4 लाइनें 5 लाइनें छोड़ के उसके बाद से एग्जांपल्स नोट करेंगे। पहला एग्जांपल हम लेते हैं इसका बेलमेंट का। मान लीजिए एक पर्सन ए है और वो अपनी कार रिपेयर के लिए एक मैकेनिक को दे के आते हैं। एक पर्सन ए अपनी कार रिपेयर्स के लिए मैकेनिक को दे के आते हैं। डेफिनेशन लगाएं और देखें क्या हम इसको बेलमेंट बुला सकते हैं। डेफिनेशन लगाएं और देखें क्या हम इसको बेलमेंट बुला सकते हैं। क्या यहां पर बेलमेंट की सारी बातें पूरी हुई हैं? सर डिलीवरी हुई है, बिल्कुल डिलीवरी हुई है। गुड्स की डिलीवरी हुई है, बिल्कुल हुई है। पर्टिकुलर पर्पस के लिए हुई है, बिल्कुल सर, कार के रिपेयर के लिए हुई है। और इस कंडीशन पे हुई है कि जब कार की रिपेयर हो जाएगी वो गुड्स वापस, जो पर्सन है ए जिसने गुड्स दी हैं उसको वापस कर दिए जाएंगे। बिल्कुल सर, ये हमारी सारी बातें पूरा करता है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेलमेंट। तो किसी को सामान मान लीजिए हमारे कोई कार है, हमारी कोई बाइक है, उसको हम किसी मैकेनिक के पास अगर रिपेयर के लिए देके आते हैं, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ बेलमेंट, उसको हम बेलमेंट बुलाते हैं। दूसरा, मान लीजिए आपके पास एक गोल्ड चेन है, ठीक है जी, आपके पास एक गोल्ड चेन है और ये थोड़ी सी पुरानी हो गई है, इसकी शाइन खत्म हो गई है, तो इसको पॉलिशिंग के लिए आप एक गोल्ड स्मिथ के यहां देके आए। इसको मार्केट में सुनहार बोलते हैं। गोल्ड स्मिथ को देके आए, एक ज्वेलर्स को देके आए जो इसकी पॉलिशिंग करेगा, इसकी पॉलिशिंग करके इसकी शाइन वापस ले आएगा। क्या मैं इसको बेलमेंट कह सकता हूं? इज दिस अ बेलमेंट? हाँ जी बिल्कुल सर, सारी बातें पूरी करता है। गोल्ड चेन है, डिलीवरी की जा रही है, पर्टिकुलर पर्पस के लिए की जा रही है, और जब ये पर्पस अकम्प्लिश हो जाएगा द गुड्स विल बी रिटर्न बैक टू द पर्सन डिलीवरिंग देम। दिस इज अ एग्जांपल ऑफ अ बेलमेंट। तो हमने इसको भी बेलमेंट का एग्जांपल माना, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, बेटा एक पर्सन ए है और इसका फ्रेंड एक मैरिज पे जाने के लिए इसकी कार बोरो करके ले जाता है। मेरा एक फ्रेंड है और इसने एक मैरिज पे जाना है, उसको एक 7 सीटर कार चाहिए, मेरे पास 7 सीटर कार थी, वो अपने क्योंकि पूरी फैमिली के साथ जाना चाहता था, वो ये गाड़ी मेरे से बोरो करके ले गया। क्या मैं इसको बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बोल सकता हूं? क्या ये बेलमेंट है? हाँ जी बताएं भाई, क्या ये बेलमेंट है? कुछ बच्चों ने कहा नहीं सर, नो बेलमेंट नहीं है। हाँ बेटा, ये बच्चे बताएं जो मुझे नो बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे इन्हीं से रीजन जानना है, बाकी तो नलायक यस यस लिखे ही जा रहे हैं। बताओ भाई नो वालों, जरा रीजन गिनवाते जाओ, ये बेलमेंट क्यों नहीं है। कुछ तो समझदार बच्चे मिले मुझे क्लास में, बताओ भाई, नो वाले बताओ, रीजन बताओ फटाफट से, क्योंकि मेरे साथ आप ये तो समझ चुके होते सर बिना रीजन के हाँ और ना का कोई मतलब नहीं है लॉ में। एक बच्चे ने कहा सर ये नॉन कमर्शियल ट्रांजेक्शन है। बच्चे ने इतना अंग्रेजी का वर्ड फेंका मेरी तरफ, नॉन कमर्शियल, लो जी लिख दिया मैंने। और बताओ, एक ने तो कहा ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। बात ही खत्म करो सर, साइड रखो सारा ज्ञान, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। और बताओ, एक ने कहा नॉन इकोनॉमिक है। नॉन इकोनॉमिक नॉन कमर्शियल एक ही होता है, एक ही बात होगी। और बताओ, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बहुत अच्छी बात है। चलिए बताएं, और बताएं, और कोई? बस ले दे के मतलब अल्टीमेटली जिस बच्चे ने कहा ना कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उसका भी कहने का मतलब तो यही था कि सर सोशल कॉन्ट्रैक्ट है या नॉन कमर्शियल नेचर का है। अब बेटा जरा डेफिनेशन पर आ जाए। एक तो सीए के बच्चे के पास ज्ञान बहुत होता है, दिखाएं जरा मुझे इसमें कहां लिखा है कि कमर्शियल पर्पस होना चाहिए। दिखाएं, दिखाएं। 148 की डेफिनेशन आपके सामने है, दिखाओ मुझे इन शब्दों के अंदर कहां लिखा हुआ है ये कमर्शियल पर्पस, इकोनॉमिक पर्पस, जो इतने भारी भारी शब्द आपने मेरी तरफ फेंके, ये कहां लिखे हुए हैं इसके अंदर? सर लिखे थोड़े ना हुए हैं, हमने खुद ढूंढ लिए। हमने कहा कोई बात नहीं, हम खुद लिख लेंगे। किताब में आधी बात लिखी होगी, क्या क्या फर्क पड़ता है। सेक्शन ने कहीं लिखी ऐसी बात? नहीं लिखी बेटा, लॉ में सेक्शन ही सब कुछ होता है। सेक्शन ने क्या कहा जी, अगर आप गुड्स डिलीवर करते हैं किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए करते हैं,
तो उस केस के अंदर अगर वो गुड्स इस पर्पस कंडीशन के साथ दिए गए हैं कि वो पर्पस पूरा होने पर वापस कर दिए जाएंगे, तो ये बेलमेंट है। तो बच्चे ने मुझे कहा सर फिर यहां कंसीडरेशन तो मिली ही नहीं, यहां वो सेक्शन 10 वाले एसेंशियल तो पूरे करा दो, कंसीडरेशन तो बता दो, कंसीडरेशन तो है नहीं। बेटा आप मजे की बात देखेंगे, सेक्शन 148 ने कंसीडरेशन का कहीं जिक्र ही नहीं किया। तो इसका मतलब सर इस कॉन्ट्रैक्ट में दोनों साइड से कंसीडरेशन फ्लो हो या ना हो ये जरूरी नहीं है, हम सेक्शन 10 लगा देंगे, हम सेक्शन 10 लगा देते हैं और सेक्शन 10 में बात पूरी कर देते हैं। बेटा अभी आप आगे ये बात पढ़ेंगे, बेलमेंट के अंदर कंसीडरेशन हो ऐसा जरूरी नहीं है, देयर कैन बी अ ग्रेचुइटस बेलमेंट, जहां पर आप सामने वाले से कुछ नहीं लेते तब भी गुड्स दे देते हैं, दैट इज ऑल्सो अ बेलमेंट। तो हमारे पास एग्जांपल आ गया, दिस इज ऑल्सो अ बेलमेंट, कोई तकलीफ नहीं है इसके अंदर। जब आप एक पर्सन को गाड़ी देते हैं एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए देते हैं, ऑब्वियसली वो इस कंडीशन के साथ होती है कि वो पर्पस पूरा होने पर वापस कर दी जाएगी, इट इज अ बेलमेंट, वो बेलमेंट की डेफिनेशन में फॉल करता है। और हम सुबह से शाम तक बेटा क्लास में एक बेलमेंट किया करते थे, एक दूसरे से आके पेन मांगते थे, एक दूसरे से कैलकुलेटर मांगते थे, कुछ बच्चे तो इतने बेशरम होते थे किताब भी लेके नहीं आते थे, बुक मांगते थे, कुछ तो उससे भी उच्च श्रेणी के होते थे रजिस्टर भी लेके नहीं आते थे, दूसरों से पेज फाड़ फाड़ के मांग रहे होते थे। हाँ जी, पेन मांगना, कैलकुलेटर मांगना, ये बुक बोरो करना, क्या ये सब बेलमेंट होती है? सर हम वापस थोड़े ना करते थे, एक बच्चे ने लिख दिया सर रिटर्न थोड़े ना करते थे। इंटेंशन क्या यही होती थी नालायकों कि हम सामने वाले से पेन ले लेंगे और जेब में डाल के घर ले जाएंगे? नहीं सर, पर्पस तो यही होता था कि हाँ एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए क्लास के लिए लिया जा रहा है और ये उसके बाद वापस किया जाएगा। बेटा कुछ बच्चे इतने समझदार होते थे वो उसकी कैप उतार के देते थे, जेब में डाल देते थे, क्या ये रख ले पेन, क्योंकि उसको पता था अब जब पेन बिना कैप के तो लेके जाएगा नहीं, वापस करेगा ही करेगा। तो समझदार बच्चे ऐसे करते हैं, वो कॉपी उसके ना पेन की कैप उतार के अपनी जेब में रखते हैं, खाली पेन पढ़ते हैं, ये ले लिख इससे, क्योंकि उसको पता है अब जेब में डाल के खुला हुआ पेन तो लेके जाएगा नहीं, जेब खराब होगी, तो अल्टीमेटली पेन वापस ही करेगा। तो ये तरीका होता है बेटा पेन वापस मांगने का। हाँ तो सर पार्टली इसमें हमने क्या कहा जी, अगर आप इस कुछ भी चीज बोरो करने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो बेसिकली बोरोइंग का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किस कैटेगरी में आता है? बेलमेंट की कैटेगरी में आता है। तो हमने कई सारे सर सीधे सीधे एग्जांपल देख लिए जहां पर डेफिनेशन एज इट इज अप्लाई होती है और उसको हम क्या बोलते हैं, दीज आर बेलमेंट। आइए थोड़ा सा और एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए एक पर्सन ए है और इसके पास एक सूट का फैब्रिक है, एक सूट सिलवाने का कपड़ा है, और ये टेलर के पास जाता है और इस टेलर को ये फैब्रिक दे के आता है टू स्टिच इट इनटू अ सूट, ताकि वो इसको सिल कर एक सूट बना के दे दे। क्या ये बेलमेंट है? क्या ये बेलमेंट है? इज दिस अ बेलमेंट? हाँ जी बताएं। एक फैब्रिक भाई, एक पर्सन एक फैब्रिक स्टिच कराने के लिए टेलर को दे के आता है, क्या हम इसको बेलमेंट बुला सकते हैं? यस सर बेलमेंट है। बेटा बेलमेंट कैसे है, समझाओ मुझे, डेफिनेशन पढ़ो और मुझे बताओ ये बेलमेंट कैसे है। एक बच्चे ने कहा नहीं सर बेलमेंट नहीं है, क्योंकि मुझे प्रैक्टिकली बताओ क्या ये गुड्स वापस आएंगे आपके पास? क्या ये गुड्स वापस आएंगे? क्या ये फैब्रिक वापस आएगा? नहीं सर ये फैब्रिक तो वापस नहीं आएगा, ये फैब्रिक तो स्टिच होके सूट में बन शेप में आ जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं द गुड्स आर बीइंग रिटर्न्ड बैक? नहीं सर गुड्स रिटर्न बैक तो नहीं हो सकते, लेकिन लॉ ये कहता है ये भी बेलमेंट है, क्योंकि ऊपर जो मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई बेटा वो डेफिनेशन अधूरी है अभी। उस डेफिनेशन में इसलिए कहा था 2-3 लाइनें छोड़ दीजिए, उसको पूरा करना है। तब मैं क्या कह रहा हूं कि जब ये गुड्स रिटर्न बैक होते हैं, द गुड्स आर रिटर्न बैक, इसके आगे हम लिखते हैं इन सेम फॉर्म और ऑल्टर्ड फॉर्म। ओ, इसका मतलब सर कई बार सेम गुड्स वापस कर सकते हैं, कई बार उन गुड्स की फॉर्म ऑल्टर कर दी जाती है। क्या मैं ये कह सकता हूं एक फैब्रिक को अगर सूट में स्टिच कर दिया जाए तो उसकी फॉर्म बदल जाती है, वो ऑल्टर्ड फॉर्म है? बिल्कुल सर वो ऑल्टर्ड फॉर्म है, वो उसी कपड़े में से निकली हुई ही तो चीज है, उसको हम बेसिकली क्या कह सकते हैं, आपने उसी कपड़े की काट पीट करके सिलाई करके उसकी फॉर्म बदल दी है। जो वो गुड्स रिटर्न किए जा रहे हैं वो सेम फॉर्म में ना कर ऑल्टर्ड फॉर्म में किए जा रहे हैं। तो ऐसे बेटा एक एग्जांपल आता है कि मान लीजिए आपके पास गेहूं है, ग्रेन्स हैं, व्हीट ग्रेन्स हैं, आप इसको एक मिल के पास, व्हीट मिल के पास, चक्की के पास पिसने के लिए दे के आते हैं ताकि इसका आटा पिसवाया जा सके, फ्लोर।
आई थिंक आप लोगों को इतना पता होगा कि आटा पीसने की चक्की होती है, बेटा बड़े शहरों के बच्चों को जल्दी नहीं पता होता, छोटे शहर के बच्चे बेचारे, आधे लड़कों की जिंदगी तो आटे पिसवा के निकल गई, बचपन में जाते थे आटे देने के लिए, चक्कियों में पीस के वापस के लाते थे। तो ग्रेन की मिल होती है, वहां पर आप ग्रेन्स दे के आए, जिसमें वो क्या करते हैं, आपका आज जो गेहूं है वो पीस के आपको आटा बना के दे देते हैं। क्या मैं इसको बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बोल सकता हूं? क्या मैं इसको बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बोल सकता हूं? यस सर, ये भी क्या है, ये हमारे पास ऑल्टर्ड फॉर्म है, कि उसी गुड्स की जो ऑल्टर्ड फॉर्म है वो ऑल्टर्ड फॉर्म में दी गई है, तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ बेलमेंट, इसको भी बेलमेंट बोल सकते हैं। अच्छा, फिर एक बच्चे ने पूछा कि सर ऐसा है, आपने ना अपनी गाड़ी मिस्टर ए ने एक मैकेनिक को दी रिपेयर करने के लिए, आपने जो गाड़ी दी वो थी सर इनोवा, उसने ना आपको सेम वैल्यू की दूसरी इनोवा वापस कर दी, उसने आपको सेम वैल्यू की दूसरी इनोवा वापस कर दी, उसने कहा सेम फॉर्म ही तो है, ऑल्टर्ड फॉर्म होगी ज्यादा से ज्यादा, और क्या हो जाएगी, इसको ऑल्टर्ड मान लू, नहीं सर ये तो प्रोडक्ट ही अलग है, तो ऑल्टर्ड फॉर्म में इतना मत बह जाना कि आप क्या कहो हर चीज को ऑल्टर्ड मानना शुरू कर दो। सर ऑल्टर्ड फॉर्म का मतलब होता है उसी प्रोडक्ट की बदली हुई शेप, उसी प्रोडक्ट की बदली हुई फॉर्म, उसी प्रोडक्ट की बदली हुई डिस्क्रिप्शन, ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रोडक्ट वापस करना इज नॉट बेलमेंट, वो बेलमेंट नहीं होती है। तो हमने क्या कहा जी, इस तरह के एग्जांपल्स को ध्यान रखिएगा, सिर्फ ऑल्टर्ड फॉर्म की बात हो रही है यहां पर, ठीक है जी। एक एग्जांपल और लेते हैं, लास्ट एग्जांपल आज का, से ज्यादा नहीं लंबी करेंगे। अच्छा, मान लीजिए एक पर्सन ए हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप चलाते हैं, ठीक है जी। इनके पास एक मिस्टर बी आए और इन मिस्टर बी ने आकर इनसे एक एलईडी टीवी परचेज किया, ठीक है। पहली बात तो ये एलईडी टीवी परचेज करने का कॉन्ट्रैक्ट, क्या ये बेलमेंट है? ये ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ये बेलमेंट है? नहीं सर, ये बेलमेंट थोड़े ना है, ये तो सेल है, इसमें तो ऑनरशिप ट्रांसफर हो रही है ना, बी का प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, ये बेलमेंट थोड़ी ना है। चलो सर, ये बात तो खत्म हुई। फिर हुआ क्या सर, जब ये ट्रांजेक्शन हो गई, बी ने परचेज कर लिया, तो बी ने कहा ये जरा घर तक पहुंचवा दोगे टीवी, 54 इंच का बड़ा टीवी है, मैं कहां लेके जाऊं, तो आप इसको भी भिजवा दोगे? ए ने कहा बिल्कुल भिजवा देंगे जिसको कोई दिक्कत नहीं है। बेटा ए ने क्या किया, एक ट्रांसपोर्टर को, आम भाषा में बेटा एक रिक्शा वाले को, एक ट्रॉली वाले को हायर किया, एक ट्रांसपोर्टर को, और उसे कहा ये लो पकड़ो टीवी, जाओ और इसको इस एड्रेस पर छोड़ आओ। ठीक है सर, पेमेंट जो भी कर रहा होगा, ए कर रहा होगा या बी से ले लोगे, एक अलग कहानी है। बेसिकली आपको समझ आ रहा है कि ए और सी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जहां ए गुड्स दे रहा है सी को, और ये सी इन गुड्स को बी के यहां छोड़ के आएगा। बेटा जो ये ए ने गुड्स डिलीवर किए, क्या ये बेलमेंट है? इज दिस बेलमेंट? क्या ये बेलमेंट है? नहीं सर, ये बेलमेंट क्यों है? क्यों नहीं है बेलमेंट? क्योंकि सर प्रैक्टिकली, ठीक है, गुड्स डिलीवर हो रहे हैं, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए डिलीवर हो रहे हैं, लेकिन सर गुड्स रिटर्न बैक थोड़ी ना होंगे, ना सेम फॉर्म में रिटर्न होंगे, ना ऑल्टर्ड फॉर्म में रिटर्न होंगे। और बेटा यहां मैं आपको इस डेफिनेशन का तीसरा और आखिरी पार्ट इंक्लूड करवा रहा हूं, रिटर्न बैक, और आगे एक लाइन और लिख लें, और द गुड्स आर रिटर्न बैक और डिस्पोज्ड ऑफ, according to the directions of person delivering them. They are disposed of according to the directions of the person delivering them. मैंने यहां क्या लिखा, they are either returned back in the same form or altered form, or they are disposed of according to the directions of the person delivering them. अब इस लाइन को ऐड करने के बाद क्या हम इसको बेलमेंट बोल सकते हैं? कि सर गुड्स या तो वापस किए जाते हैं, या जो पर्सन डिलीवर कर रहा होता है उसकी डायरेक्शंस के हिसाब से गुड्स को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। डिस्पोज ऑफ करने का मतलब बेटा यहां फेंक देना, जला देना नहीं है, यानी कि जो वो कहता है पर्सन डिलीवर करने वाला, उसकी इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से उस गुड्स के साथ एक्ट किया जाता है। तो सर यहां ए ने क्या किया, गुड्स डिलीवर किए, और सी को इस इंस्ट्रक्शन के साथ किए कि जाइए और इसको फलाने एड्रेस पर, जहां बी रहता होगा या बी का कोई ऑफिस होगा, वहां डिलीवर कराइए। क्या मैं इसको भी बेलमेंट बोल सकता हूं? हाँ सर, इसको बिकॉज ऑफ जो दूसरा वर्ड लिखा हुआ है ना, बिकॉज ऑफ, इस पर लिखा हुआ है डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ पर्सन डिलीवरिंग
डिलीवरिंग देम, ये वो वाली बात पूरी करता है कि गुड्स हैव टू बी डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम, इसलिए इसको बेलमेंट बोला जा सकता है। दिस इज बेलमेंट। तो हमने इसको भी कहां रखा, बेलमेंट की कैटेगरी में। इसका एक और एग्जांपल बना लेते हैं, जनरली जो प्रैक्टिकली आपने देखा होगा। बेटा हुआ क्या, अभी अभी पीछे न्यू ईयर शुरू हुआ या कोई दिवाली दशहरा गया, लोग ना मेरे घर बहुत सारे ना गिफ्ट दे गए। अब उन गिफ्ट में ना बेटा एक प्रॉब्लम थी, ज्यादातर गिफ्ट्स के ऊपर ना या तो उसके अंदर कुछ कैलेंडर्स थे जहां पर ना भगवानों की फोटो बनी हुई थी, या सर वो बॉक्सेस थे उनके ऊपर भगवान की फोटो बनी हुई थी। तो सर हमारे देश में ना पता प्रॉब्लम क्या है, लोग भगवान की फोटो बनी हुई चीजें दे जाते हैं और हमें ना फेंकने में बड़ी आफत आती है। हमारे मन में वो डर आता है भगवान नाराज हो जाएंगे, आपने मेरी फोटो फेंक दी। तो बच्चे लोग ना संभाल के रखे रखते हैं सिलेंडरों को, उन कैलेंडरों को, उन खाली बॉक्सेस को जिनके ऊपर भगवान की फोटो बनी हुई है। एक दिन ये बहुत सारे हो जाते हैं घर के अंदर, फिर क्या करते हैं हम लोग, फिर बेटा भारतीय तरीका, हम लोग क्या करते हैं सर, सारे के सारे इकट्ठे करते हैं, एक ना थैले में बांधते हैं और कोई नदी ढूंढते हैं, कोई मिल जाए, कोई मिल जाए। दिल्ली वालों को यमुना मिल जाती है, यूपी वालों को गंगा मिल जाती है, कुछ को कोई भी मिल जाए, कोई बहती मिल जाए, सर हम उसके अंदर जाके इसको डाल आते हैं, स्वाहा। ये होता है सर इसका करने का तरीका। तो सर यही हुआ प्रैक्टिकली, ये बहुत सारा सामान आपके पास इकट्ठा हुआ पड़ा था, आपका ना एक फ्रेंड जा रहा था, आपको पता चला कि दिल्ली साइड जा रहा है, बीच में रास्ते में ना यमुना पड़ेगी। अब है तो बेटा नदी, फिलहाल नदी वाली हालत में नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, है तो ये पवित्र नदी ही। तो हमने कहा जी ये भाई ये ले जा, ये सारे के सारे इकट्ठे करके इसको पकड़ाए, जाते हुए ना इसको इस नदी के अंदर डाल जाइयो। क्या मैं इसको बेलमेंट बोल सकता हूं, क्या मैं इसको बेलमेंट बोल सकता हूं? बिल्कुल सर, यहां उल्टा वो डिस्पोज ऑफ शब्द का एक्चुअल लिटरल मीनिंग निकल के आ रहा है, डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ पर्सन डिलीवरिंग देम, यानी कि जो पर्सन डिलीवर कर रहा है उसकी डायरेक्शंस के हिसाब से वो गुड्स आगे क्या कर दिए जाते हैं, डिस्पोज ऑफ कर दिए जाते हैं, उनके साथ वो किया जाता है जो पर्सन डिलीवरिंग देम बोलता है। और यहीं से एक बात निकल के आती है, हमने कहा जी जो ये दो पर्सन है जो ये गुड्स डिलीवर कर रहा होता है, ही इज नोन एज द बेलर, और ये पर्सन जिसको गुड्स डिलीवर किए गए हैं, ही इज नोन एज द बेली। तो इनको नामकरण भी कर देते हैं। तो बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर वन पार्टी डिलीवरी करती है गुड्स की टू अनदर पार्टी फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट, कि जब ये पर्पस अकम्प्लिश होगा तो या तो ये गुड्स रिटर्न कर दिए जाएंगे, जो सेम फॉर्म में भी हो सकते हैं, ऑल्टर्ड फॉर्म में भी, या ये डिस्पोज ऑफ कर दिए जाएंगे अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ पर्सन डिलीवरिंग देम। लास्ट एग्जांपल आज का, एक पर्सन ए है, इस पर्सन ए ने बेटा एक पर्सन बी से लोन लिया, इस पर्सन ए ने इस पर्सन बी से लोन लिया और इस लोन के बदले अपना गोल्ड सिक्योरिटी में रख दिया। इस पर्सन ने इस लोन के बदले अपना गोल्ड सिक्योरिटी में रख दिया, क्या मैं इस ट्रांजैक्शन को बेलमेंट बोल सकता हूं? इज दिस बेलमेंट? हाँ जी, डेफिनेशन हजारों बार अब तक आप दिमाग में घुमा लिया आप लोगों ने, डेफिनेशन तो अब याद हो गई, क्या मैं इसको बेलमेंट बोल सकता हूं? हाँ जी बताएं। ए से सर ए ने लोन लिया और उसके बदले गुड्स अपना गोल्ड वहां पर रख के आ गया, क्या मैं इसको बेलमेंट बोल सकता हूं? अब बच्चों ने कहा, कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं सर, क्यों भाई नहीं? सर यहां पर्पस क्या है, पर्पस क्या है बेटा, सिक्योरिटी, एज सिक्योरिटी फॉर परफॉर्मेंस ऑफ डेट या फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। मैं ये कह सकता हूं कि मैं इसको सिक्योरिटी के फॉर्म में रख के आया हूं, इसका पर्पस ये है कि मैं अपना लोन वापस करूंगा, उस बात की सिक्योरिटी के पर्पस में मैं अपना गोल्ड रखाया। और क्या मैं ये अगर अपना बात पूरी कर दूंगा तो क्या बी मुझे ये गुड्स वापस भी करेगा? बिल्कुल सर, और गोल्ड वापस करेगा, तो बिल्कुल ये बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट बेटा ये वाला बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट जहां पर गुड्स डिलीवर करने का पर्पस सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ डेट हो, सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ डेट हो, या परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस की मैं अपनी बात पूरी करूंगा, अपना ये पैसा वापस करके जाऊंगा, इसकी सिक्योरिटी के पर्पस में जब गुड्स किसी को डिलीवर किए जाते हैं, जब किसी को गुड्स डिलीवर किए जाते हैं एज सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ डेट,
और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, ये भी बेलमेंट होता है, और इस तरह के स्पेसिफिक बेलमेंट को बोला जाता है प्लेज, और ये आपका डिफाइंड है सेक्शन 172 में। तो बेलमेंट, प्लेज कुछ नहीं है, बेलमेंट का एक एग्जाम्पल है। प्लेज कुछ नहीं है, बेलमेंट का एक तरीका है जहां पर गुड्स को देने का पर्पस स्पेसिफिक होता है। केवल एक ही पर्पस होता है कि जब आप उसको सिक्योरिटी के फॉर्म में दे रहे होते हैं गुड्स फॉर रीपेमेंट ऑफ डेट या फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, तो उस तरह के बेलमेंट को क्या बुलाया जाता है, प्लेज बुलाया जाता है। तो बेसिकली इसलिए चैप्टर का नाम बेलमेंट एंड प्लेज है। तो बेलमेंट वाइडर टर्म है, प्लेज उसका एक तरीका है, प्लेज उसका एक एग्जाम्पल है, एक फॉर्म ऑफ बेलमेंट है। और प्लेज को बेटा एक नाम और दिया जाता है पोन, और इसलिए इन व्यक्तियों को नाम दिया जाता है ही इज नोन एज द प्लेजर, या इसको पोनर भी बुला देते हैं। बेलर तो ये है ही है, वो तो कोई नो डाउट है, बेलर तो ये है ही है। पोनर भी बुलाया जाता है, इसको प्लेजर भी बुलाया जाता है। ऐसे इस व्यक्ति को प्लेजी भी बुलाया जाता है, पोनी बुलाया जाता है, या बेली तो ये है ही है। ये तो जनरल टर्म होगी। स्पेसिफिक 172 के हिसाब से देखें तो इनके लिए टर्म्स क्या बन जाएगी, पोनर या पोनी, या प्लेजर या प्लेजी। ठीक है जी, समझ आती है यहां तक बात। चलिए आज की क्लास अभी हम यहीं रोकेंगे। हमने बेलमेंट की डेफिनेशन का कुछ भाग कवर किया है, सिर्फ मैंने एग्जांपल दिए हैं। कल इस डेफिनेशन को पूरे डिटेल में अंदर घुसेंगे, एक एक शब्द इसका कार्य कवर करेंगे। तो थोड़ा सा मैंने आपका सिलेबस आज शुरू भी करा दिया, तो लगभग क्लास का टाइम भी पूरा हो गया, 1.5 घंटा की पूरी हो गई है। तो आज यहीं रुकते हैं। बच्चे ने पहले ही कह दिया बाय बाय, कोई डाउट तो पूछने का फायदा नहीं। हाँ जी, कोई डाउट हो तो बता दीजिए, अदरवाइज खत्म करें। हाँ जी बताएं फटाफट से। नहीं, चलिए आज यहीं खत्म करते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय, टाटा।